हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है उसको पूरा सॉल्व करेंगे और एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, सॉल्व तो करेंगे और साथ ही साथ पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इस पूरे वीडियो में। चलिए आराम आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जो बच्चे को पैटर्न पता नहीं है वो यहाँ से पैटर्न देख सकते हैं। देखिए, इस पेपर में टोटल 11 क्वेश्चन है और सभी कंपलसरी है। 3 सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग स्किल और सेक्शन सी लिटरेचर। रीडिंग स्किल आपका आता है 20 मार्क्स का, 2 कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे 10 नंबर और 10 नंबर करके। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग टोटल हो गया ये 20 मार्क्स, इसमें से 10 मार्क्स ग्रामर का आता है और 10 मार्क्स राइटिंग का। क्या लिखने देंगे आपको, तो एक होगा लेटर राइटिंग और एक होगा पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, 5-5 नंबर का, समझे। तो ये 20 और 20 हो गया 40, बचा हुआ 40 मार्क्स आपका पूरी लिटरेचर का है। ठीक है, तो टाइम उसी हिसाब से आपको देना है। फॉर एग्जांपल रीडिंग सेक्शन में आपको 40 से 45 मिनट्स आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, इतना से इतना मिनट, 3 घंटे का पेपर है। और ग्रामर और क्रिएटिंग राइटिंग में ग्रामर, इसमें भी टोटल आपको देने हैं 40 से 45 मिनट्स। ग्रामर बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसमें आपको देने हैं लगभग 10 मिनट, 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। और जो राइटिंग स्किल है इसमें आपको थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, तो इसमें लगभग 25 से 30 मिनट, आधा घंटा तक आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी बचा हुआ टाइम है लगभग 1 घंटा 15-20 मिनट, ये आप दे दीजिए लिटरेचर सेक्शन को। इस तरीके से टाइम, क्योंकि लिटरेचर में अक्सर बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करें इस चीज़ को ध्यान में रख के सैम्पल पेपर सॉल्व करें। ठीक है, तो 1 घंटा, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। आप लेटर कितना भी अच्छा लिख लीजिए, आपको 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो बराबर टाइम सबको देना है और ये सब करने के बाद और लास्ट में 15 मिनट बचाना है, 10-15 मिनट, ताकि आप एक बार पेपर को रिवाइज भी कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन से, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। इसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन है। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कैसे करना ईजी रहेगा। तो अलग अलग थ्योरी है कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने का। तो हम यहाँ पे चूँकि क्लास 10 को, मतलब क्लास 10 के पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पैराग्राफ मेंशन है, पैराग्राफ सब मेंशन है, तो इसलिए हम इसको मतलब उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि पहला पैरा पढ़ के और फिर क्वेश्चन देख लेंगे। तो पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के पूरा समझ के फिर क्वेश्चन आंसर पाएंगे, वो अप्रोच नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, ये सब जो लिख रखे हैं इस पर भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, ये तो आप समझ नहीं पाइएगा। लिखा है कि इन पैरा 1 व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इम्फसाइज। चलिए पैरा 1 एक बार पढ़ के देख लेते हैं, तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा। पैरा 1 देखिए, लिखा है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। इससे समझ में आ गया ये कॉम्प्रिहेंशन वाटर के बारे में है। ठीक है, येट इट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, समझ गए, वाटर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डिस्पाइट इट्स एबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, वाटर एबंडेंट है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्मॉल फ्रैक्शन ही सिर्फ फ्रेश है। ठीक है, और अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल डिमांड, प्रेशर ऑन आवर वाटर रिसोर्स इज ग्रोइंग, वाटर पे प्रेशर इन सब रीजन से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मेक्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी। तो वाटर बचाना जरूरी है, सबको मिलके एक साथ तो काम करना ही पड़ेगा, पूरा समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन एक इंडिविजुअल ड्यूटी भी है, पर्सनल। ठीक है, ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। हर एक पर्सन को एफर्ट मारना पड़ेगा और इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इस रिसोर्स को बचाने में फ्यूचर जनरेशन के लिए। समझ गए ये पैसेज। चलिए अब आते दोबारा उस क्या पूछा गया था उसमें। इसमें पूछा है कि ये जो फ्रेज है कि ईच पर्सन, हर एक पर्सन का एफर्ट वाटर को कंजर्व करने पे ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है इस रिसोर्स को बचाने में। तो ये लाइन क्या इम्फसाइज कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो जब भी इम्फसाइज वाला क्वेश्चन रहे, मतलब आपको इसी लाइन को दूसरे तरीके से लिख देना है कि ये लाइन क्या बताना चाह रहा है। ये लाइन बताना चाह रहा है कि इंडिविजुअल एक्शंस व्हेन कंबाइंड, जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर को कंजर्व करने में फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये एक तरीका है लिखने का, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें, आपके दिमाग में जो आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है ये बात
कि ये लाइन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ को आप लिख दीजिए। 1 मार्क्स का ही है, इजीली मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन भी पैरा 1 से ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन भी है, ठीक है। वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। डिस्पाइट इज इसेंशियल नेचर बिकॉज, तो इसको ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्योंकि इट इज़ एबंडेंट एंड ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल। एबंडेंट तो है लेकिन इजीली, ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न तो होगा नहीं, गलत हो गया ये। इट्स इंपॉर्टेंस इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज, लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं। ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, समझे। तो पैरा देखिए, इसमें टोटल कितने हैं? 6 पैरा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पैरा 1 से 1 क्वेश्चन हो गया, पैरा 1 से 2 क्वेश्चन हो गए। अब पैरा 2 से यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक पैरा से 2 मार्क्स का क्वेश्चन शायद पूछा गया है। चलिए आगे देख लेंगे। इतना समझ में आ गया कि पैरा 1 का काम खत्म है। अब आ जाते हैं पैरा 2 पे। पैरा 2 एक बार पढ़ लेते हैं क्या था। One of the primary reasons individual water conservation efforts are so important is the cumulative effect of small action which may seem trivial on their own. देखिए, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि मतलब वाटर को बचाने के लिए इंडिविजुअल, एक इंसान क्या कर सकता है अपने पर्सनल लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, स्मॉल एक्शन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। बोला जाता है ना, कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, मतलब घड़ा भरता है। तो वैसे ही कि अगर एक इंसान छोटा छोटा एफर्ट भी लगाएगा तो भले ही वो एक इंसान का एफर्ट ट्रिवियल यानी अनइम्पॉर्टेंट, मामूली सा लगे, लेकिन इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, सारे इंसान का जब इफेक्ट जोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वो बोला जा रहा है। हाउएवर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, वो यहाँ पे बोला जा रहा है जब लाखों लोग ऐसे ही काम करेंगे पानी को बचाने के लिए, इससे सब्सटेंशियल वाटर सेविंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल ड्रिपिंग टैप कैन वेस्ट 15 लीटर ऑफ वाटर अ डे। एक नल अगर खराब है तो वो एक दिन में 15 लीटर पानी वेस्ट कर देगा। तो इमेजिन द वाटर सेव्ड इफ एवरी हाउस होल्ड इन अ सिटी रिपेयर जस्ट 1 लीकी फॉसेट। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हर एक घर में जहाँ भी पानी का लीकेज है वो एक लीक अगर बंद होता है तो कितना पानी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है कि द पावर ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शन इन रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट। तो अगर हर एक इंसान, मतलब एक एक इंसान का एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये एग्जाम्पल इस बात को दर्शाता है, समझे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि सपोर्ट कीजिए द राइटर्स आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल। एक इंसान का जो छोटा से छोटा स्टेप होता है पानी बचाने के लिए, ये स्टेप ट्रिवियल यानी अनइम्पॉर्टेंट, कोई मामूली स्टेप नहीं है, इसको सपोर्ट कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बताइए। तो वही एग्जाम्पल इसको दे देना है कि एक सिंगल ड्रिपिंग टैप 15 लीटर पानी वेस्ट करता है। तो showing how minor issues can lead to significant wastage. If every household repairs 1 leaky faucet, it can save substantial amount of water collectively. कि एक मतलब ये पैसेज से उठा के यहाँ पे आंसर दे देना है, ठीक है, कि छोटा मोटा एक्शन जो है एक इंसान का कोई मामूली नहीं है, इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको वही एग्जाम्पल से समझा देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा 3 से, तो पैरा 3 पढ़ना पड़ेगा। देखिए, moreover personal efforts towards water conservation often lead to greater awareness and education, ठीक है। when individuals take steps to conserve water, they become more and conscious of their water usage and the importance of its resource. This awareness can then spread within community, inspiring other to adopt similar practice. जब एक इंसान कोई स्टेप उठाता है पानी को बचाने के लिए, तो दूसरे इंसान, समाज के दूसरे लोग भी उसे देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। For example, a family installs water-saving device in their home may encourage neighbors and friends to do the same, creating a ripple effect. अगर कोई शहर में, मतलब कोई मोहल्ले में एक परिवार अगर कोई वाटर सेविंग डिवाइस अगर लाता है घर में, तो इससे हो सकता है पड़ोसी को भी मतलब आइडिया मिल जाए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, उसके दोस्त भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक एक्शन को देखा देखी बाकी लोग भी वो एक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो दिस ग्रासरूट्स अप्रोच टू कंजर्वेशन कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एरियाज वेयर लार्ज स्केल इनिशिएटिव मे बी स्लो टू इम्प्लीमेंट और लैकिंग इन सपोर्ट। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप
खासकर से उस एरिया में कारगर है जहाँ पे क्या तो कोई बड़ा लेवल पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर सब लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो ऐसे लोग अपने लेवल पे पानी को बचाने के लिए ये सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एट स्कूल। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि एक इंसान कोई काम किया, उसको दिखा दे कि बाकी इंसान भी करने लग गए, ठीक है, तो वो होता है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा रिपल इफेक्ट है वो चुनिए एक स्टूडेंट के लिए। अ स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी लीड टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल फंड रेजिंग इवेंट। एक बच्चा क्या करता है कि लोकल चैरिटी में खुद से मतलब काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि पूरा स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक फंड रेजिंग इवेंट रख देता है। तो ये तो रिपल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे इंस्पायर होंगे, वो भी अगर वॉलंटियर करने लग जाते इसको दिखा दे कि तब रिपल इफेक्ट होता। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलोज गुड स्टडी प्रैक्टिसेस इंस्पायर्स क्लासमेट टू इम्प्रूव देयर ओन स्टडी रूटीन्स। हाँ, ये है कि एक स्टूडेंट जो अच्छा से पढ़ता है तो इससे उसको देख के बाकी क्लासमेट भी उससे इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये है मतलब रिपल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पैराग्राफ 3 से ही है, देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ऐसा भी होता है एग्जाम में, ठीक है, कि मिसप्रिंट हो गया है तो आपको 1 मार्क्स ऐसे फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये पैरा 4 से है, तो पैरा 4 एक बार देखना पड़ेगा। पैरा 4 जो भी है यहाँ पे, जो भी है लिखा हुआ, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता, क्योंकि पैरा 3 हमने देखा बेकार में मेहनत कर लिया। पैरा 3 में जो रिपल इफेक्ट है वो तो ऐसे भी कर पाते शायद। खैर चलिए इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि द राइटर मेंशंस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस इन पैरा 4। ठीक है, पैरा 4 में इसका बारे में जिक्र है, तो इसमें से कौन सा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है वो चुनिए। तो इसको तो हम बिना पैरा पढ़े ही आंसर कर सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इसका यूज करना क्या सस्टेनेबल होता है? नहीं। क्लियरिंग लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जंगल काट रहे हैं आप, तो ये तो और भी नहीं है सस्टेनेबल। इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, ये है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। रिलाइंग सोनली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग टू मैक्सिमाइज, ये भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ का खाली खेती करते रहेंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ये सस्टेनेबल नहीं होता है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए, तो पैरा 4 नहीं पढ़ना पड़ा हमें, पैरा 5 पे आ जाते हैं। पैरा 5 में लिखा है कि क्वेश्चन है कि लिस्ट एनी 2 पॉइंट दैट अ पावरफुल मैसेज सेंड टू बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर अबाउट द इंपॉर्टेंस। पढ़ना पड़ेगा, एक बार पैरा देखेंगे तब आइडिया लगेगा। ये रहा, क्रिटिक्स मतलब ऐसे लोग जो किसी में खाली कमी ढूंढे, बुराइयां ढूंढे। तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू लार्ज स्केल वाटर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ये पूरा पैसेज में आइडिया मिल रहा है कि एक इंसान का एफर्ट कितना मायने रखता है वाटर को बचाने में, एक इंडिविजुअल का। तो जो लोग इस बात को लेकर एग्री नहीं करते हैं कि एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा, वो आर्ग्यू करते हैं कि एक अकेला इंसान विफल हो जाएगा कब? जब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का बात आएगा तब, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंजम्पशन कर रहे हैं, पानी वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तब वो वहाँ पे एक इंसान का एक बाल्टी पानी बचाना ही क्या ही मतलब इम्पोर्टेंस रखेगा। हावेवर दिस पर्सपेक्टिव ओवरलुक्स, लेकिन जब आप ऐसा आर्गूमेंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अनदेखा कर दे रहे हैं द पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल एक्सेस टू ड्राइव सिस्टमैटिक चेंज। आप ये चीज़ अनदेखा करते रहे कि एक इंसान के अंदर भी कितना पोटेंशियल है कि वो चेंजेस ला सकता है। कैसे? कि when people collectively make water conscious choices, they send a powerful message to businesses and policy makers about the importance of conservation. जब एक इंसान कुछ ऐसे हैबिट अपना रहा है जिससे पानी का बचाव हो, इंसान का सोच में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है बड़े बड़े बिजनेसेस को और पॉलिसी मेकर्स को कि पानी बचाना आप जरूरी है। इंडस्ट्रीज भी तब पानी को वेस्ट करना बंद करेंगे और कुछ ऐसे लॉ या फिर पॉलिसीज बनेंगे जिससे पानी का वेस्टेज कम हो। समझे? तो क्वेश्चन क्या था?
लिस्ट एनी 2 points that a powerful message sent to businesses and policy makers about the importance of water conservation might include. तो कौन सा पावरफुल मैसेज जा रहा है कि द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्शन हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ वाटर कंजर्वेशन और बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी. वही चीज़ को मतलब आपको मतलब लिख देना है फिर से, ठीक है, कि पावरफुल मैसेज क्या इंक्लूड करता है. तो यही दो चीज़. चलिए नंबर, अब एक ही पैरा बचा है नंबर 6. उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? Fill in the blank with the correct option from those given. In the phrase culture of sustainability, the word culture refers to. Culture का मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर तो आप ऐसे भी दे सकते हैं. कल्चर मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप. ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है. तो इसको करने के लिए पैरा 6 पढ़ना जरूरी नहीं है. तो इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि काम करनी है तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है. आप पढ़ सकते हैं इसको. वही लिखा है कि ईच पर्सन्स कमिटमेंट टू सेविंग वाटर नो मैटर हाउ स्मॉल कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्जर कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी. एक इंसान जो भी स्टेप ले, भले वो कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो पानी बचाने के लिए. फॉर एग्जांपल, अभी अगर आपके घर में कोई भी नल खुला हुआ है उसको बंद करके आ जाइए, ठीक है. तो ये छोटा सा स्टेप कहीं ना कहीं मतलब लार्जर कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएगा आपको. सस्टेनेबिलिटी का जो कल्चर है उसके तरफ ले जाएगा आपको. तो ये कल्चर शब्द का मीनिंग पूछ रहे थे. तो सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप, ये होगा आंसर, ठीक है. ये हो गया पहला पैसेज. आ जाइए दूसरे पे, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन पे. ये भी 10 मार्क्स का है. 5 पैसेज यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, ठीक है. पहला क्वेश्चन देख के लग रहा है पैरा 1 से है, तो पैरा 1 एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ के बारे में ये पैसेज है. A thorough study conducted across several villages of northwest India unveiled यानी revealed fascinating insights into the mural landscape. Mural क्या होता है? स्टार दिया हुआ है, नीचे इसका मीनिंग लिखा होगा. ये रहा. म्यूरल का मीनिंग होता है a large painting or artwork that is typically created directly on a wall or ceiling. घर के दीवारों पे अगर कोई पेंटिंग बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है, वॉल पे, आपका घर का बाउंड्री है, उस वॉल पे कोई अगर पेंटिंग करके चला गया तो उसको बोलेंगे म्यूरल, ठीक है. तो बोला है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वहाँ के गाँवों में जो म्यूरल के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, थॉरो स्टडी, तो इससे काफ़ी फैसिनेटिंग इंसाइट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी सामने. क्या क्या देखिए. इट रिवील्ड दैट अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, लगभग 80% ऑफ दिस वाइब्रेंट आर्टवर्क, इस टोटल पेंटिंग का 80% जो है उसको लोग मेटिकुलसली मतलब काफ़ी केयरफुली क्राफ्ट किए हैं विलेजर देमसेल्फ. तो उस गांव के रहने वाले लोग ही उस 80% पेंटिंग खुद बनाए हैं, ठीक है. और अप्रॉक्स 15% जो पेंटिंग्स थे वो आए हुए हैं स्टेम फ्रॉम कोलैबोरेटिव एंडेवर्स, मतलब कुछ लोग मिल के बनाए हुए हैं. कौन कौन? बिटवीन विलेजर्स एंड लोकल और विजिटिंग आर्टिस्ट. गांव वाले और लोकल या फिर बाहर से मंगाए हुए आर्टिस्ट, ये दोनों मिल के लगभग 15% पेंटिंग बनाए हुए हैं, ठीक है. ऐसा कुछ पैसेज है. क्वेश्चन क्या था पहला? What does the use of the phrase fascinating insight by the writer tell us about their feeling? राइटर बोलते हैं कि अगर आप म्यूरल्स को स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी फैसिनेटिंग इंसाइट्स मिलेंगे, चौंका देने वाले. तो ये क्या दिखाते हैं? इट एक्सप्रेस सरप्राइज, कन्वे बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, ये तो नहीं होगा. इंडिकेटिंग इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म, हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपको देखने मिलेंगे, ठीक है. सरप्राइज मतलब चौंका देने वाला, एकदम वैसा तो नहीं है, इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको. ऑप्शन सी होगा राइट. और डी तो डिसअपॉइंटमेंट लिखा हुआ था, ये तो होता ही नहीं. नंबर 2 देखिए, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. पहला एसर्शन है कि द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड, काफ़ी मेहनत से बारीकी से बनाए जाते हैं. तो राइट, एसर्शन तो करेक्ट है. रीजन बोला गया है कि द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडेवर्स, कुछ मिल के बनाए जाते हैं ये पेंटिंग्स, म्यूरल्स. ऐसा तो नहीं था, लगभग 80% तो विलेजर्स खुद बनाए हुए थे और अप्रॉक्स 15% ही कोलैबोरेटिव एंडेवर्स थे, विलेजर्स और लोकल या फिर विजिटिंग आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है. यहाँ पे सभी म्यूरल्स को बोला गया है, तो ये तो गलत हो गया. रीजन गलत है, तो रीजन गलत होने से रीजन इज फॉल्स, एसर्शन इज ट्रू. ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, समझे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पैरा वगैरह मेंशन नहीं है,
आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स द राइटर एंटिसिपेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव म्यूरल्स। आगे पढ़ते हैं तब आइडिया लगेगा कहाँ का क्वेश्चन है ये। सरप्राइजिंगली अ स्मॉल फ्रैक्शन, लगभग 5% ही उस पेंटिंग के आर अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स। इसी के ऊपर क्वेश्चन था वो वाला, ऑफन कमीशनड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग पहले समझते हैं। काफ़ी कम पेंटिंग ही, लगभग सिर्फ 5% पेंटिंग ही स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव होते हैं, मतलब पैसे देके करवाए जाते हैं। बाकी सारे पेंटिंग लोग अपने मर्जी से फ्री में करते हैं, वो बोला जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग पैसा देके करवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, बोला कि आइडेंटिफाई द वर्ड, एक वर्ड बताइए जो राइटर का ये इंडिकेट कर रहा है कि राइटर ने एंटिसिपेट किया था, यानी एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादातर पेंटिंग स्पॉन्सर्ड होंगे, मतलब पैसे देके बनाए गए होंगे। तो कौन सा वर्ड उस बात को बता रहा है? तो स्टार्टिंग में एक वर्ड था सरप्राइजिंगली। राइटर सोच रहे थे कि ज़्यादातर पेंटिंग पैसे देके बनाए जा रहे हो, लेकिन राइटर ने यहाँ पे यूज़ किया सरप्राइजिंगली। चौंका देने वाला है कि सिर्फ 5% ही पैसे देके बनाए जाते हैं। तो सरप्राइजिंग वर्ड से पता चल रहा है राइटर का एंटिसिपेशन। इसका आंसर होगा सरप्राइजिंगली। ठीक है, हाउ डू म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस? आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। These murals convey social messages ranging from education and environmental conservation to public health awareness। तो इसी के ऊपर वो क्वेश्चन था कि ये पेंटिंग से कैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट, विलेज में जो रहने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी बन रहा है, इसमें कैसे अवेयरनेस और इंगेजमेंट ये कैसे फैलता है इन पेंटिंग्स के जरिए। तो पहला यहाँ पे समझ में आ गया कि म्यूरल से आप सोशल मैसेजेस जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रिलेटेड, हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड, ये सब पेंटिंग बना सकते हैं। कोई एक घर है, घर का दीवार पे यहाँ पे किसी ने पेंटिंग बना दिया कि कोई कूड़ा कचरा फेंक रहा है, या फिर पेड़ का पेंटिंग बना दिया, ऐसा कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, दे इंस्पायर कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कल्चरल प्राइड फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर, इससे कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये है मेन मैसेज। ठीक है, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। In Hari's village, a mural depicting sustainable farming practice is showcased on पंचायत ऑफिस वॉल। तो ये कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये परसेंटेज तो यहाँ से भी मेंशन है। Among the locally crafted murals, वो पेंटिंग्स जो लोकली विलेज के लोगों ने मिलकर बनाया है, उन पेंटिंग में से 55% लगभग दिखाते हैं सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड फोकलोर, जो ट्रेडिशनल कहानियां हैं, जो उनका धर्म है, उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, भगवान का। इससे इनका रिच कल्चरल हेरिटेज पता चलता है। लगभग 26%, 55% तो ये सब माइथोलॉजी और फोकलोर है, और 26% जो है वो शोकेस कर रहे हैं डेली लाइफ इन द विलेजेस, कैप्चरिंग मोमेंट ऑफ जॉय, स्ट्रगल, विक्ट्री, जो आम जिंदगी है उससे रिलेटेड 26% पेंटिंग है। ठीक है, और जो बचे हुए 19% है, ये फीचर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्टेम्परेरी थीम्स। अभी कॉन्टेम्परेरी मतलब अभी के टाइम पे जो चल रहा है, कौन सा क्या चीज़ चल रहा है अभी के टाइम पे, तो हम सब लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, गर्मी बढ़ गया है, ठंडा कम गया है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जॉब, एजुकेशन, ये सब के बारे में, ये सबको बोला है कॉन्टेम्परेरी थीम, अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो वो 19% पेंटिंग्स ये थीम पे के ऊपर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन था कि एक विलेज, हरी का विलेज में एक पेंटिंग बना हुआ है जिसमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है, ये जो म्यूरल टाइप है, ये किस परसेंटेज में फॉल करेगा? तो आप देखिए, ये है एक कॉन्टेम्पोरेरी थीम। ठीक है, अभी के टाइम पे ये चीज़ चल रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा फार्मिंग करो जो सस्टेनेबल हो। तो ये कौन सा परसेंटेज है? तो अभी हमने देखा 19%। ठीक है, 55% तो माइथोलॉजी और फोकलोर से रिलेटेड थे, 26% वो थे डेली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 19% कॉन्टेम्परेरी थीम्स के ऊपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट म्यूरल थीम्स सजेस्ट अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेफरेंस? हाईएस्ट परसेंटेज 55% था माइथोलॉजी और फोकलोर से रिलेटेड। तो ये क्या
मतलब क्या सजेस्ट करता है आर्टिस्ट के प्रेफरेंस के बारे में और कल्चरल प्रायोरिटी के बारे में। तो ये सजेस्ट करता है कि विलेजर्स जो है वो वैल्यू करते हैं अपने कल्चरल हेरिटेज को और माइथोलॉजी को, क्योंकि 55% ये सीन्स इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ म्यूरल्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज हाईलाइट। तो घरों के बाहर जो म्यूरल्स बने हुए, जो पेंटिंग बने हुए हैं, वो क्या हाईलाइट करते हैं? वो यही हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे आर्ट जो है वो डेली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इन रूरल कम्युनिटीज, ये चीज ये हाईलाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली रीजन द राइटर बिलीव्स दैट अ म्यूरल कैन सर्व एज एन एजुकेशनल टूल बिकॉज। राइटर ने अभी बोला कि जो पेंटिंग बने हुए हैं उसमें एजुकेशन से रिलेटेड थीम ये सब बनाए जाते हैं। तो किस रीजन से राइटर ने ये कहा होगा? तो इसलिए क्योंकि जो पेंटिंग होते हैं वो विजुअली मैसेज को देते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है, किसी भी एज के हैं, वो उस मैसेज को इजीली समझ सकते हैं। एक रीजन तो आप ये दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विजुअल चीज़, जब आप कोई पेंटिंग को देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है दीवार पे तो कौन उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद भूल जाएगा। ठीक है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसमें। लेकिन अगर पेंटिंग है तो लोग इंटरेस्टिंगली देखते भी हैं और ज़्यादा दिन तक वो याद भी रहता है। वो आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट पैरा, तो लास्ट पैरा तो पढ़ा ही नहीं हमने। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस पैरामीटर्स सच एज डेमोग्राफिक पैटर्न सब्जेक्ट। एक बार पैरा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। लास्ट पैरा ये है, टू डेल्व डीपर, अगर आपको काफ़ी गहराई से समझना है, ठीक है, तो कंपैरिजन कीजिए अक्रॉस वेरियस पैरामीटर, जैसे कि डेमोग्राफिक पैटर्न, डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड, कितने एज के, कितने कौन से जेंडर के, ठीक है, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर कीजिए कि किस टाइप के म्यूरल्स बने हुए हैं। टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट और इम्पैक्ट, ये सब चीज़ों पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़रूरी होगा वो। एनालाइजिंग दिस फैसेट्स नॉट ओनली प्रोवाइड, कंपैरिजन करने से क्या पता चलेगा? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, काफ़ी डीपली समझ जाएंगे। और साथ ही साथ बट ऑल्सो अनवील्स एवेन्यू फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, एक नए रास्ते खुल जाएंगे कैसे आप इनके कल्चर को और बचा सकते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वो पता कर सकते हैं, और क्या क्या क्रिएटिव तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सकता है वो पता कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है इसका मीनिंग। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग। आप कंपेयर करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। तो वही चीज़ आपको ये पूरा लिख देना है यहाँ से कि इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन और इट अनवील्स एवेन्यू या फिर अनलॉक्स एवेन्यू फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट में आंसर देना है इसका। कितना मार्क्स के लिए है ये? 2 मार्क्स। ठीक है, एकदम वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। दोनों, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि 10 मार्क्स है। ठीक है, तो ये छूट है आपको। चलिए 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ये कोई लेटर का शुरुआती का लाइन है। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है ये ऑप्शंस में से चुन के। लिखा है कि डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव इंडोर्स्ड, कि विल हैव बीन इंडोर्स्ड, कि हैज बीन इंडोर्स्ड, कि हैव इंडोर्स्ड। देखिए मतलब यहाँ पे आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि हमें खुशी है आपको ये बताते हुए कि आपका जो प्रपोजल था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एंडोर्स कर दिया, मतलब साइन कर दिया या फिर अप्रूव कर दिया। ठीक है, अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे हैड एंडोर्स तो नहीं होगा, कर दिया था ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, कर देंगे ये भी नहीं बोलेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब बात आता है हैज़ और हैव पे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है
ये सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर मानेंगे तो हैज़, प्लूरल मानेंगे तो हैव। तो इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल लीजिए कलेक्टिव नाउन का। यहाँ पे देखिए टीम। अब टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरे टीम को एक यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। वैसे ही कमिटी, तो जब कमिटी रहेगा, कमिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसको हम एक यूनिट मान के चलते हैं, इसलिए जो वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर। यहाँ पे भी टीम के साथ इज है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये पूरा मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इसको एक ग्रुप मान रहे हैं। ग्रुप के रूप में अगर बात करें तो ये एक है, समझ रहे। तो ये सब के साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, समझे। तो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, लेकिन एक पूरा एक बोर्ड है, सिंगुलर चीज़ इसको मान के चलेंगे, तो यहाँ पे हैज़ वाला ऑप्शन चुनेंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। नेक्स्ट नंबर 2, और ग्रामर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट, ठीक है। कोई एक रिपोर्ट से स्टेटमेंट दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। आपको इस लाइन में एरर ढूंढना है और उसकी जगह पे क्या सही चीज़ होगा वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वो लाइन क्या है। द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। यहाँ पे आपको 2-3 बात नोट करना पड़ेगा। एक है इन्फिनिटिव रूल, मतलब टू के बाद जो होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख, मतलब जैसे कि टू गो, टू लर्न, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि टू गोज। गो में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एकदम जो बेस फॉर्म है वही लगाएंगे, गोज नहीं करेंगे, गोइंग नहीं करेंगे, टू गोइंग कभी नहीं लिखते। उसी तरीके से टू लर्न, ठीक है, टू स्ट्राइव। तो यहाँ पे आप देखेंगे टू के बाद स्ट्राइव्स लिख दिया है ये लोग, वर्ब में छेड़छाड़ किया है, छेड़छाड़ नहीं करना है। एरर होगा स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स गलत है, उसका जगह पे क्या होगा स्ट्राइव होगा, STRIVE, ठीक है, एस नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे भी दे सकते हैं टू मीट, ये फिर सही है, ठीक है। मीट्स अगर कर देते तो ये भी गलत हो जाता। तो ये भी रूल याद रखिएगा, इन्फिनिटिव रूल, टू के बाद वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म होता है, उसमें कोई ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है रिपोर्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। इसके ऊपर टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लिखा है कि रिया आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग। क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, अपने कलीग से जिसका नाम है दीपक। क्या क्वेश्चन करती है कि हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। ऐसा क्वेश्चन करती है। आपको रिपोर्ट करना है रियाज क्वेश्चन को करेक्टली। इस क्वेश्चन को आप रिपोर्ट कीजिए, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए कि टेंस, आपको रिपोर्ट करते वक्त टेंस को चेंज कर देना है। मतलब अगर प्रेजेंट में है तो उसका टेंस कर दीजिए पास्ट में, ठीक है, ये चीज़ करेंगे आप। और अगर कहीं पे विल है तो इसको चेंज कर दीजिए वुड में। वैसे ही शैल है तो क्या में करेंगे शुड में माइट में। उतना कॉमन सेंस आप लगा लेंगे, उतना रूल पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना याद रखिए कि प्रेजेंट है तो पास्ट कर देना है और विल है तो वुड कर देना है, समझे। ये पहला बात याद रखिए। इसके बाद और ये भी याद रखिए कि अगर जो मेन सेंटेंस है उसमें अगर टुडे है तो उसको आप जब रिपोर्ट करेंगे तो टुडे के जगह पे डैट डे लिखेंगे, नाउ के जगह पे डेन लिख देंगे। अगर इसमें दिस है तो डैट कर देंगे, ये हेयर है तो देयर कर देंगे, येस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक। ये आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि इस स्टेटमेंट में हमें टुमारो वर्ड दिख रहा है, तो जब हम आंसर करेंगे तो टुमारो के जगह पे क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन 2 टाइप का होता है, एक होता है येस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाए कि कब, क्या, क्यों, कैसे, व्हेन, हाउ, वाई, व्हाट, ये सब पूछा जाए, ठीक है। और येस नो क्वेश्चन में हाँ या ना में जवाब होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने फाइनलाइज किया वो रिपोर्ट, जो भी कंटेंट है वो फाइनलाइज किया, तो इसका जवाब होगा हाँ या फिर ना। तो ये येस नो क्वेश्चन है। तो जब भी येस नो क्वेश्चन होता है तो इसको रिपोर्ट करते वक्त हम इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो रिया आस्क्ड दीपक, इतना तो लिखेंगे ही, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इफ़ या फिर वेदर दोनों में से कोई यूज़ कर सकते थे। तो इफ़ हमने यूज़ किया, इफ़। अब चेंज कीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है,
अब रिपोर्ट करते वक्त ये आगे आएगा क्योंकि अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे अब, और ये पीछे जाएगा। तो यू कौन है? दीपक। इफ़ ही, इसको ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये वर्ब जो है इसका टेंस चेंज कीजिए, हैव है तो हैड कर दीजिए। इफ़ ही हैड फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ तक जाएंगे और टुमारो की जगह पे क्या कर देंगे? द नेक्स्ट डे। और ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अब ये स्टेटमेंट में बदल गया क्योंकि हमने यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, फुल स्टॉप लगा देंगे। लॉजिक समझेंगे नहीं, जितना बहुत चीज़ बता दिया, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, नहीं इतना नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटे में इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जितना काम का बात बताए हैं उतना याद रखिए। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, येस नो क्वेश्चन है तो, और 99% चांस रखिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है येस नो वाला, ठीक है। तो इफ़ या फिर वेदर लगा के करना है। रिपोर्ट करेंगे तो इसको आगे पीछे कीजिएगा, यू आगे आएगा, हैव पीछे जाएगा। अब यू तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कीजिए, ही कीजिए, दीपक लड़का है उसलिए, लड़की होता तो शी कर देते यहाँ पे, ठीक है। हैव प्रेजेंट में था इसलिए इसको हम हैड किए, उसके बाद सीधा यहाँ तक गए सबमिटेड तक, और टुमारो की जगह पे कर दिया नेक्स्ट डे। समझे? चलिए नेक्स्ट नंबर 4 देखिए। इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये कोई अनाउंसमेंट है और कहीं फिल इन द ब्लैंक करना, यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑप्शन है, इसमें से एक चूज करना है। पहले पढ़ लेते हैं। इफ है कि अटेंशन ऑल प्रीफेक्ट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। वो डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी स्टूडेंट्स को बता देना है। तो ये एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो दिस होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस जब प्लूरल होता है, बहुत 2-3 इन्फॉर्मेशन होता तब दिस चूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन है तो दिस, ठीक है। और डैट तो यहाँ पे इररिलेवेंट है, डैट तो होगा नहीं, दिस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नंबर 5, रिपोर्ट दिख रहा है, मतलब ये भी मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है। रीड सनाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर। सना अपने टीम लीडर को एक रिप्लाई देती है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सना क्या मतलब, सना बोलती है अपने टीम लीडर को क्या, कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम, ठीक है। इसका मतलब टीम लीडर भी मैम है, ठीक, मतलब लेडी है। आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। मैं बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन तैयार कर दूंगी, ठीक है। तो रिपोर्ट करना है सनाज रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट दे दिया हुआ है, बाद का पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो सना अपोलोजाइज्ड, ये सॉरी आई फॉरगॉट मैम का जगह पे इन लोगों ने पहले से लिख दिया अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन, ठीक है, एंड सेड। और क्या बोलती है, तो ये बात को हमें रिपोर्ट करना है। क्या बोलती है? आई विल, तो विल का हम क्या बताए थे, वुड में चेंज कर देना है, ऊपर बताए थे। आई कौन है यहाँ पे, सना है, तो दैट सी, सेड के बाद डैट लगाएंगे, ठीक है। फिर सी वुड, समझ गए, हैव ही रहा। द प्रेजेंटेशन रेडी, द प्रेजेंटेशन रेडी प्रोनाउन को चेंज कीजिए, यू कौन है, टीम लीडर जो कि लेडी है, तो फॉर हर, समझ रहे। वेरी सुन तो लिखेंगे, और टुडे ऊपर बताए थे, टुडे अगर आता है तो क्या में चेंज करते हैं, टुडे को कन्वर्ट करते हैं डैट डे में। तो यहाँ पे टुडे की जगह पे डैट डे लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से आंसर कर देंगे। इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आप ये रिपोर्टिंग सीख जाएंगे, ठीक है। जितना बार बता रहे हो उतना बात को याद रखिएगा। हो सके तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा सुनिए, मतलब प्लेबैक करके, तो अच्छे से दिमाग में बैठेगा। चलिए नंबर 6 देखिए। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट। एक लाइन है, इसमें भी गलती ढूंढना है। इसमें अच्छा बात यह कि ऑप्शंस भी दिया हुआ है। लिखा है कि नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज, कुछ ना कुछ इधर ही गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। मोस्ट शॉप वॉज थोड़ा अजीब लग रहा है पढ़ने में। खैर ऑप्शन से जाते हैं। मोस्ट की जगह पे एवरी, तो नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, तो ये सही बैठ रहा है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। नियरली मोस्ट शॉप के जगह पे अगर हम शॉप्स लगा दें यहाँ पे, तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ जाएगा, वेयर करना पड़ेगा, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। सी में बोला गया है कि वॉज हटा के वेयर कीजिए, मतलब यहाँ पे शॉप ही रहेगा, यहाँ पे वेयर हो जाएगा। तो शॉप सिंगुलर है, यहाँ पे वेयर कैसे लगा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है।
और लास्ट में द डैट फॉर द पब्लिक हॉलीडे, डैट पब्लिक हॉलीडे ये तो नहीं लिखेंगे, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट की जगह पे क्या होगा, एवरी, एवरी शॉप, हर एक दुकान बंद था, वॉज। ठीक है, वॉज सही है। चलिए, तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। नंबर 7, कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कोई अनाउंसमेंट है, लिखा हुआ है गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। हैज सक्सेसफुली, हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मतलब अब ऑप्शन से समझ जाएंगे कि हैज़ सिक्योरिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म हैज़ सिक्योर्ड, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर। अब हैज़ के साथ विल तो नहीं लगाएंगे, हैज़ के बाद फिर हैड तो नहीं लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो हैज़ सिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 8th देखिए, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन। ये स्टेटमेंट है, दैट नीड नॉट बी डैट्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। ये डैड का जैकेट नहीं हो सकता है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये नीड नॉट में ही आपको कुछ गड़बड़ ढूंढना है। नीड नॉट का मतलब होता है नॉट नेसेसरीली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पिताजी का ही जैकेट है, किसी और का भी हो सकता है। और अगर हम नीड नॉट की जगह पे क्या लगाए, कांट लगाए, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये कांट लगाने का मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, अनलाइकली है कि ये डैड का जैकेट हो, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, नीड नॉट से थोड़ा नॉट नेसेसरी मतलब अजीब सा मैसेज आ रहा है, कैंट यहाँ पर होगा। ठीक है, दैट कांट बी दैट्स जैकेट। चलिए नंबर 9 देखिए, फिर से रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, टीचर बोलते हैं डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट। ये क्वेश्चन है, बताइए कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये, यस नो की WH। तो क्या सभी ने असाइनमेंट कंप्लीट किया, तो इसका जवाब हाँ या फिर ना आएगा, तो ये यस नो क्वेश्चन है। इतना से समझ में आ गया कि यहाँ पे इफ नहीं तो वेदर यूज होने वाला है, समझे कि नहीं। स्टूडेंट्स बोलते हैं यस वी ऑल गॉट इट थैंक यू, स्टूडेंट ने हाँ में जवाब दिया और धन्यवाद किया। तो देखिए, तो लिखा है द टीचर आस्क्ड इफ, समझ गए इफ क्यों आया यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार ये नहीं लिखेंगे तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड, ये याद रखिएगा, ये सिंपल पास्ट है, ही डिड एवरीवन, तो सिंपल पास्ट को करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैड, डिड को हैड में कन्वर्ट करेंगे। तो हैड अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड था, अंडरस्टूड कर दिए द न्यू असाइनमेंट। ठीक है, टू विच द स्टूडेंट्स रिप्लाइड। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, यस। तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहे स्टूडेंट, तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अग्रीड कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स रिप्लाइड दे हैड, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली। ये याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। जब भी येस या फिर नो में आंसर जवाब दे, येस में अगर जवाब देते हैं तो रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली, और अगर नो में जवाब देते हैं तो रेस्पॉन्डेड नेगेटिवली, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डिसअग्रीड, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टू विच द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली, ये लिखिए, एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, और थैंक यू कहा, तो थैंक यू को रिपोर्ट इस तरीके से करते हैं, तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, समझे। तो यहाँ पे आस्क्ड इफ ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप वेदर लिखना चाहे तो आस्क्ड वेदर, या फिर इंक्वायर्ड वेदर, या फिर इंक्वायर्ड इफ, कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं आप यहाँ पे, समझे। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखना है कि येस है तो रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली, अगर नो होता है यहाँ पे जवाब तो रेस्पॉन्डेड नेगेटिवली, ये चीज़ लिख रहे होते हैं। इतना याद करके रखिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स का हैंडबुक है ये, हैंडबुक बोलने का मतलब इसमें मैनेजर्स का ड्यूटी बताया होगा कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द मैनेजर डैश कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको प्रपोजल को कंसिडर करना चाहिए, तो चाहिए मतलब शुड। ठीक है, विल, ये सब विल माइट कैन बहुत अजीब सा ऑप्शन है, शुड होगा जहाँ पे ड्यूटी बताना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 पे आइए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर, आगे जो भी है यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड थे,
आने वाले एडवेंचर को लेके। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड आपको स्टार्टिंग में बताइए क्या है, कलेक्टिव नाउन है, पूरा ग्रुप, मतलब ये एज ए ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। तो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज एक्साइटेड, ठीक है। आर होगा नहीं, प्लूरल है। वेयर होगा नहीं, प्लूरल है। हैज़ एक्साइटेड तो होगा नहीं, अजीब ही मीनिंग हो जाएगा, तो इज एक्साइटेड, ठीक है। चलिए नंबर 12, 10 ही करना था आपको, अभी मेरे को समझाना है तो इसलिए हम 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इन दोनों का भी बातचीत हो रहा है सोशल मीडिया को लेकर। टीचर बोलते हैं कि हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। टीचर पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे रियलिटी के बारे में, मतलब कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, कितना सच दिखाता है सोशल मीडिया। तो ये क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ गया, और हमें रिपोर्ट करना है। तो बता सकते हैं ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, येस नो क्वेश्चन है कि WH क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हाउ है, यानी ये WH क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ या फिर ना में तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जगरीत एक स्टूडेंट रिप्लाई करता है कि आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाई ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल लाइफ। बोलता है कि सोशल मीडिया जो है वो पूरी रियलिटी नहीं दिखाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाईलाइट रील्स, सिर्फ अच्छा ही दिखाया जाता है। लोगों का लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है, सिर्फ उसी को रील्स में दिखाया जाता है, क्या स्ट्रगल वो फेस करता है वो नहीं दिखाया जाता है। ऐसा जगरीत रिप्लाई करता है। तो आपको रिपोर्ट करना है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। सिर्फ जगरीत का जो रेस्पॉन्स है यहाँ से यहाँ तक, इसी को रिपोर्ट करना है, इस क्वेश्चन को नहीं, ठीक है। तो कुछ पार्ट लिखा भी हुआ है कि द स्टूडेंट रिमार्क, स्टूडेंट क्या बोलता है वो लिखना पड़ेगा हमें। फिर बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल लाइफ, ये चीज़ तो पहले से यहाँ पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमें रिपोर्ट करना है। द स्टूडेंट रिमार्क डैट लगा दीजिए। क्या स्टूडेंट बोला, इट यहाँ पे किसको बोल रहा है, सोशल मीडिया। तो दैट सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स। तो आप बोलेंगे इसको पास्ट क्यों नहीं किए, यहाँ पे टेंस क्यों नहीं चेंज किए। तो यहाँ पे ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ये एक सच्चाई बात बोला जा रहा है, ठीक है। जब बातचीत हुआ था तब भी ये सेंटेंस सच था, और जब रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी ये बात सच है। तो द सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन, यहाँ पे आवर मतलब इन दोनों का परसेप्शन नहीं, अगर इन दोनों, ये आवर मतलब क्या है, टीचर और जगरीत थोड़ी है, आवर मतलब सभी लोगों का, इसलिए आवर को आवर ही रखा गया है यहाँ पे। अगर ये दो लोग को रेफर कर रहे होते तो आवर को हो जाता है यहाँ पे देयर में चेंज कर देते, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है सोशल मीडिया हमारा परसेप्शन बिगाड़ देता है, तो हमारा बोलने का मतलब सिर्फ ये दो लोग थोड़ी है, पूरा समाज है, तो इसलिए यहाँ पे आवर ही रहा, ठीक है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी ये पूरा यहाँ से यहाँ डाले, और बाकी तो है ही यहाँ पे, समझे, इस तरीके से आंसर देना पड़ता है। चलिए, तो ये हो गया ग्रामर सेक्शन, निपट गया। आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन पे। तो खैर इसमें अच्छा ही हुआ कि 12 क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई क्वेश्चन अगर आपको टफ लगे तो उसको स्किप करके 10 बाकी के 10 कर लीजिए, ठीक है, 2 तो चांस मिल रहा है आपको। आ जाइए राइटिंग पे। राइटिंग में आपको पता ही होगा सिलेबस, 2 चीज़ आता है, एक आता है लेटर राइटिंग और एक आता है पैराग्राफ राइटिंग। लेटर में भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लेटर लिखना है, और पैराग्राफ राइटिंग में भी 2 ऑप्शन है, ये दोनों में से किसी एक पे एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि यू आर निर्मल पिल्लाई, अ कंसर्न सिटीजन फ्रॉम अलुवा कोची। यहाँ के हैं आप कंपोज अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड टू द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल एट इलेक्ट्रॉनिक वाटिका न्यू दिल्ली। इनको एक चिट्ठी लिखना है, तो इनका पता भी मिल गया, हमारा खुद का पता भी यहाँ पे मिल गया। किसके बारे में लिखना है, हाईलाइट करना है उस चिट्ठी में द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन। ई वेस्ट पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो बताइए। इसके साथ साथ सजेस्ट कीजिए कुछ मेजर्स फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आप ये भी बताइए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इतना जो ई वेस्ट पॉल्यूशन है, मोबाइल कंप्यूटर जो खराब हो जाता है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट। सभी लोग मिल के कैसे काम करें और गवर्नमेंट अपने लेवल पर क्या काम करे जिससे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, किसी को अगर पता ना हो ई वेस्ट क्या होता है तो वो पढ़ सकते हैं कि ई वेस्ट मतलब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन जो खराब हो चुका है, कंप्यूटर, टेलीविज़न जो आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर जिनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया, उसको ई वेस्ट कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग चिट्ठी लिखना है, तो चलिए लिख के दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एड्रेस भर दिया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और डेट देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे
और जिसको चिट्ठी भेजना है उनका पूरा पता यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के अब देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कि अर्जेंट एक्शन नीडेड टू एड्रेस ई वेस्ट पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट। आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर सर, प्रोजेक्ट हेड पता नहीं मेल है कि फीमेल, तो इसलिए हमने डियर सर स्लैश मैडम कर दिया। आप सिर्फ सर भी लिखेंगे, सिर्फ मैडम भी लिखेंगे तो भी राइट है, उसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं ऐसे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट द एस्केलेटिंग ई वेस्ट पॉल्यूशन इन आवर डीजल। तो ये कुछ जनरलाइज्ड लाइन्स है, अभी आगे चल के आपको बताएंगे जिसको आप याद कर सकते हैं। तो कंसर्न अबाउट क्या है, ई वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में हमारे रीजन में, ठीक है, इसके बारे में लिख रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन हमने ये दे दिया। अब ई वेस्ट बताइए क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन पोजेज सेवरल सीवियर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क। इन्वायरमेंट को भी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। इसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है, बैटरी सब में लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं पता तो लेड, मरकुरी या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स, या फिर दिस डिवाइसेस इंक्लूड केमिकल्स दैट लीच इनटू द सॉइल या फिर पर्कुलेट इनटू द सॉइल एंड वाटर सिस्टम। और इससे इकोलॉजिकल डैमेज होता है, पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड है लोकल कम्युनिटी के लिए। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी ईजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम बता दिया। अब हमने कुछ सुझाव भी तो देना था, तो सुझाव ये हो जाएगा कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ठीक है। ये सब कुछ याद करके रख सकते हैं आप, आगे दे देंगे आपको कुछ लाइन जो आप याद कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और इस्टेब्लिश करना चाहिए ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर जहाँ पे वेस्ट जमा हो पाए। तो गवर्नमेंट सपोर्टेड रिसाइकलिंग इनिशिएटिव होने चाहिए, इंसेंटिव स्कीम होना चाहिए फॉर रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोजल, जो अच्छे से डिस्पोज करे उसको कुछ पैसे के रूप में हेल्प दे सकता है। इससे जो करंट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बस ये सब कुछ पॉइंट है, आप इसको समझ के अपने दिमाग से लिखिए। तो अर्जेंट एक्शन इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। जनरल लाइन है, इसको याद कर सकते हैं, किसी भी टाइप के लेटर में आप यूज़ कर दीजिए, इन्वायरमेंट रिलेटेड लेटर में, ठीक है। या फिर आप ये लाइन भी याद कर सकते हैं कि द टाइम टू एक्ट इज नाउ, ठीक है। आवर कलेक्टिव एफर्ट्स कैन ट्रांसफॉर्म दिस इन्वायरमेंटल चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। अच्छा लाइन है, इसको याद करके रख सकते हैं, लेटर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर योर सिंसियरली, और सिंसियरली का एस छोटा होता है, ये याद रखिएगा। और नाम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और कंसर्न रेसिडेंट, ठीक है, या फिर कंसर्न सिटीजन, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन्स है आपके लिए जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे फॉर स्टार्टिंग लेटर, तो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द क्रिटिकल इशू ऑफ डैश। जो भी इशू है वो लिख दीजिए, इन आवर रेसिडेंशियल एरिया या फिर इन आवर रीजन, इन आवर सिटी, जो भी। या फिर थ्रू दिस लेटर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, जो भी है। दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द क्रिटिकल इशू ऑफ डैश दैट इज रैपिडली बिकमिंग एन एनवायरमेंटल क्राइसिस इन आवर रीजन। ऐसा भी कर सकते हैं आप। एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरीके का लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस इशू, द इशू एट हैंड हैज सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर इन्वायरमेंट सोसाइटी। इन सब के लिए सीरियस बैडली इम्पैक्ट करता है। तो ये जनरल लाइन है, याद कर सकते हैं आप। फिर आगे बता सकते हैं कैसे इम्पैक्ट करता है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जो भी करता है वो लिख सकते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कॉजिंग इनकन्वीनियंस बट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग टर्म रिपरकशंस। मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी बता सकते हैं आप। तो ये भी लाइन याद कर सकते हैं। फिर डिस्पाइट प्रीवियस एफर्ट दिस मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड और रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा लाइन है ये। फिर अगर सॉल्यूशन सजेस्ट करना है तो उसके लिए कुछ लाइन्स है कि आई सजेस्ट इम्प्लीमेंटिंग अवेयरनेस कैंपेन टू एडुकेट पीपल अबाउट। अवेयरनेस कैंपेन लगाइए। कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए कम्युनिटी और गवर्नमेंट का, ये गेम चेंजर होगा। तो काफ़ी अच्छा लाइन है ये। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलेट कीजिए, मॉनिटर कीजिए, इससे इशू एड्रेस होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये भी कुछ अच्छे लाइन्स है। इसके अलावा रिक्वेस्ट अगर करना है तो आई काइंडली अर्ज यू टू कंसिडर दिस मैटर एज अ प्रायोरिटी एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। It would be highly appreciated if necessary steps are taken to resolve this concern promptly. I request your esteemed office to address this issue at the earliest. ये भी लिख सकते हैं। लेटर अगर क्लोज करना है तो लास्ट का लाइन आप ये सब याद कर सकते हैं। I hope my suggestion will be taken into account and acted upon.
लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव एंड टाइमली रेस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ऐसा करके। तो ये सभी लाइन काफ़ी अच्छे हैं, याद कर लीजिए और जितना लेटर लिखा कीजिए थोड़ा, तो प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए, इसी में दूसरा ऑप्शन भी है ये कि आप है छवि पाठक ऑफ रांची बिहार, ठीक है। राइट अ लेटर एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, इनको लिखना है। डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन द नेबरहुड एंड रिक्वेस्ट द डेलीगेशन ऑफ पर्सोनेल फॉर रेगुलर प्रूनिंग। तो आस पड़ोस में दिख रहा है कि पेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, उनका जो डाल वगैरह है, जो झाड़ है, वो सब रोड तक आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए और रिक्वेस्ट करना है आपको, ताकि टाइम टाइम पे उनका कटाई छटाई होता रहे, ठीक है। चलिए, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे एड्रेस दे दिया हमने। एड्रेस यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सिर्फ रांची बिहार दिया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं, रांची बिहार ऐसा करके, या फिर ABC रोड नीचे रांची बिहार ऐसा दे सकते हैं। एक लाइन छोड़ के डेट दीजिए और फिर जिनको भेज रहे हैं उनका पता है, वो तो क्वेश्चन में था, वो लिख दिया हमने। सब्जेक्ट ये दे दिया सर, ठीक है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द क्रिटिकल इशू ऑफ, वही जो लाइन हम बताए थे वैसा ही लाइन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे इशू लिख दिए इन आवर रेसिडेंशियल एरिया। इतना तो कर लेंगे। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स, हैज़ क्रिएटेड मल्टीपल कंसर्न, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओवरहैंडिंग ब्रांचेज आर ऑब्स्ट्रक्टिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे, चलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं आता है क्योंकि पेड़ ढक रखे हैं उसको। इससे काफ़ी सेफ्टी रिस्क पैदा हो रहा है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, ठीक है। बारिश वगैरह के टाइम में प्रॉब्लम होता है। अनमैनेज ट्री पोज पोटेंशियल डेंजर, इससे और भी डेंजर्स है। इसको आप ऐसे पॉइंट वाइज भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डेंजर होता है। तो आई रिक्वेस्ट करना है म्युनिसिपल अथॉरिटी टू डिप्यूट अ डेडिकेटेड टीम फॉर रेगुलर ट्री प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस। एक डेडिकेटेड टीम बनाया जाए जो पेड़ का कटाई छटाई करे टाइम पे। टाइमली इंटरवेंशन विल इंश्योर द सेफ्टी एंड एस्थेटिक अपील ऑफ आवर नेबरहुड, सेफ्टी भी रहेगा और सुंदरता भी बढ़ेगा। योर काइंड अटेंशन, योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर इज सॉलिसिटेड, ऐसा लाइन से क्लोज कर दीजिए। और योर्स फेथफुल्ली लिखिए या फिर सिंसियरली लिखिए, छोटा लेटर होगा वहाँ पे, ठीक है। चल ले, तो इस तरीके से लेटर राइटिंग होता है। आ जाइए दूसरे पे, एनालिटिकल पैराग्राफ पे। रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ लेबल फॉर अ स्कूल बैग। एक स्कूल बैग है, उस पर जो स्टिकर लेबल लगा हुआ है उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये इको फ्रेंडली बैग है, मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल, एग्रोनॉमिक डिज़ाइन। एग्रोनॉमिक यहाँ पे समझाया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन जिससे कंफर्ट बढ़े, इफ़िशियंसी बढ़े, सेफ्टी बढ़े, ठीक है। विथ पैडेड शोल्डर स्ट्रैप, कंधा का जो फीता है वो पैडेड है, मतलब गद्दी वाला है, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ब्रेदेबल मेश बैक पैनल, ठीक है, उसमें हवा जा आ सकता है। स्पेशियस मेन कंपार्टमेंट विथ मल्टीपल पॉकेट्स एंड ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे पॉकेट बने हैं उस बैग में, कहीं पे बुक, कहीं पे कॉपी, कहीं पे कुछ ID कार्ड सब रख सकते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स फॉर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी, उस बैग में जो स्ट्राइप्स फीते हैं वो रिफ्लेक्टिव है, यानी अंधकार में अगर उस पर लाइट पड़ेगा तो वो चमकेगा। जैसा साइकिल के पीछे एक लाइट होता है, वो कभी जलता तो नहीं है लेकिन अगर उस पर लाइट पड़ता है तो वो ग्लो करता है। आजकल रोड में भी लग गया है, साइड में आप येलो देखेंगे। जब रात में आप ट्रैवल करेंगे तो गाड़ी का लाइट से या फिर बाइक का लाइट से ये सब ग्लो करते हैं, इसी बोला था रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स, वो है इस बैग में। वाटर रेसिस्टेंट फैब्रिक है, ठीक है, मतलब बारिश के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड पैटर्न, ऐसा कुछ लिखा हुआ है टैग पे। नाउ एनालाइज वाई दिस स्कूल बैग वुड बी अ बेनिफिशियल परचेस, आपको बताना है क्यों ये बैग खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको इसके रिगार्डिंग एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड का, एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज इको फ्रेंडलीनेस, कॉमन कंफर्ट फीचर, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एस्पेक्ट, डिज़ाइन ऑप्शन, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए पैराग्राफ लिखिए। अब एनालिटिकल पैराग्राफ ये नहीं कि आप इसी चीज़ को सब इसी में पैराग्राफ में एंटर कर दिए, वो नहीं। इसमें आपको एनालाइज करना है, बेनिफिट बताना है कि अगर ये चीज़ है, रिसाइकल मटेरियल है, तो इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा डिज़ाइन है, पैडेड शोल्डर है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। आपका यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि इसी डेटा को जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है इसी को आप पैराग्राफ में लिख दिए, वैसा नहीं। आपको खुद का कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना है, एनालिसिस करना है
इसी को बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ से अगर कुछ पॉइंट समझ में भी नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, आप जो समझ में आता है उसी को थोड़ा उसमें ऐड अप करके लिख दीजिए, यही तरीका होता है लिखने का। तो ये तो खैर इजी टॉपिक है, तो इसका सैम्पल रेस्पॉन्स जो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था वही उठा लिए, एक बार पढ़ते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। लिखा है, द इको फ्रेंडली बैग स्टैंड्स आउट एज एन एक्सीलेंट परचेज चॉइस फॉर सेवरल रीजन्स। कई सारे रीजन से एक्सीलेंट परचेज चॉइस है। फर्स्टली, पहला रीजन बताया हुआ है रिसाइकल मटेरियल का, तो इससे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ्टी है ये। फिर एडिशनली, फर्स्टली लिखे या फिर आप यहाँ पे सेकेंडली कर सकते थे, या फिर एडिशनली, इससे एक कंटिन्यूटी बना रहता है पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। और पैराग्राफ लिखना है तो एक ही पैरा है, ऐसा नहीं कि लिख देते फिर पैरा चेंज कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। और किसी भी टाइप का कोई भी हेडिंग नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो खैर मार्किंग स्कीम में था सजेस्टेड रेस्पॉन्स, कोई हेडिंग मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्टली, फिर एडिशनली, इसका डिज़ाइन एग्रोनॉमिक है, जिसमें पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स है, ब्रेदेबल मेश बैक पैनल है। इससे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, तो मैक्सिमम कंफर्ट पड़ेगा ड्यूरिंग लॉन्ग स्कूल डेज, ठीक है। फिर देखिए, अब इससे क्या फ़ायदा होगा ब्रेदेबल मेश बैक पैनल से, वो इन्होंने नहीं लिखा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि इससे फ़ायदा क्या पहुंच रहा है, तो उसको स्किप कीजिए, जो समझ में आया उसके बारे में लिख दीजिए, समझ रहे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, इसमें मल्टीपल पॉकेट है, स्पेसियस है काफ़ी, तो इससे स्टोरेज स्पेस, टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब रख सकते हैं, अदर इसेंशियल आइटम रख सकते हैं, इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, इफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली, एडिशनली, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मोर ओवर, इससे भी कंटिन्यूटी बढ़ता है, ठीक है, मोर ओवर। द इंक्लूजन ऑफ रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स, ये चीज़ इंक्लूड किया गया है, तो इससे लो लाइट कंडीशन में ट्रैवल करने में ईजी रहेगा, सेफ्टी रहेगा। इसके अलावा जो फैब्रिक है वाटर रेसिस्टेंट है, तो अनएक्सपेक्टेड अगर बारिश होता है तो इससे बचेंगे बच्चे, ठीक है। फिर अलग अलग कलर में अवेलेबल है, पैटर्न में अवेलेबल है, तो स्कूल बैग नॉट ओनली मीट्स फंक्शनल नीड बट ऑल्सो अलाउज फॉर पर्सनल स्टाइल एक्सप्रेशन, अपना स्टाइल भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेकिंग इट वर्साटाइल एंड अपीलिंग चॉइस फॉर स्टूडेंट। इस तरीके से रटना नहीं है, सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, आपको जैसा आता है उस हिसाब से लिखिए। इतना अच्छा इंग्लिश आप नहीं लिख पाएंगे, जैसा आता है वैसा लिखिए, ठीक है, लेकिन जो जो बताए वो सब चीज़ इंक्लूड कीजिए, ये फर्स्टली, एडिशनली, मोर ओवर, ये सब चीज़, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का जो दूसरा ऑप्शन में था, ये उसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल लगा समझने में। देखिए, रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेसिडेंस एरिया। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनने वाला है, तो ये सब डिटेल्स है, पढ़ लेते हैं। अ सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर, उस प्लेग्राउंड में बीचों बीच शायद कुछ क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर कुछ होगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्ट सच एज मिनिएचर फोर्ट विथ मल्टीपल लेवल्स एंड स्लाइड, कुछ ऐसा है जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल भी है विथ मतलब मॉडर्निस्ट फीचर्स, ठीक है, ऐसा कुछ है। स्विंग से झूला है यहाँ पे, कलर जो सजा हुआ है कलरफुल इंडियन पैटर्न से, एलॉन्ग विथ मॉन्की बार एंड जीप लाइन, ये सब है। अब मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अ वाटर प्ले फीचर इंस्पायर्ड बाय इंडियन फाउंटेन्स और रिवर, ऐसा कुछ है, ठीक है, वाटर प्ले फीचर है वहाँ पे। फिर शेडेड सिटिंग एरिया है विथ बेंचेस, स्विंग्स, ये समझ में आ गया कि छायादार एरिया है, वहाँ पे बेंच लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, रिजेंबलिंग ट्रेडिशनल चौपाल जैसा डिजाइन में ये बना हुआ है। ट्री है, श्रब है, फ्लावर बेड है, एम्पल ओपन स्पेस है। चलिए, काम का बात मिल गया है यहाँ पे, ये सब को लेके हम लिख सकते हैं पैरा। तो एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ दिस प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड कितना सूटेबल रहेगा वो बताइए। आपको बताना है, इस सब चीज़ों पे फोकस करना है। सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, मतलब क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या फिर जवान बूढ़े सबके लिए होगा। फन फीचर क्या क्या है, सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, ओवरऑल एक्सपीरियंस, इन सबको फोकस करके आपको एक पैरा लिखना है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। द प्रोपोज्ड प्लेग्राउंड डिजाइन फॉर रेसिडेंशियल एरिया इम्बोडीज अ थॉटफुल फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एस्थेटिक एंड मॉडर्न प्ले एलिमेंट। या फिर इतना टफ इंग्लिश अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि द proposed playground design is an excellent example of how
ट्रेडिशनल इंडियन एस्थेटिक्स एंड मॉडर्न प्ले एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर, ऐसा करके लिख सकते हैं। जो इंग्लिश आपको आता है उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर द सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ऑफर्स मल्टी फेसेटेड प्ले एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बहुत सारा चीज खेलने का तरीका मिल जाएगा। इससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा एंड इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। झूला लगा हुआ है डेकोरेटेड विद वाइब्रेंट इंडियन पैटर्न कपल्ड विद मंकी बार्स एंड जीप लाइन, ये सब है। एड कल्चरल फ्लेयर एज वेल एज एक्साइटमेंट टू द प्लेग्राउंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। एडिशनली देख रहे हैं द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ वाटर प्ले फीचर इंस्पायर्ड बाई इंडियन फाउंटेन और रिवर नॉट ओनली प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन बट ऑल्सो ऑफर्स अ रिफ्रेशिंग रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, गर्मी से भी बचाएगा और आनंद भी देगा। इसके अलावा शेडेड सिटिंग एरिया प्रोवाइड कंफर्टेबल स्पेस फॉर पेरेंट एंड केयर गिवर टू सुपरवाइज एंड सोशलाइज। Furthermore, the presence of trees, shrubs and flower bed along with ample open space enhance the overall aesthetic appeal, सुंदरता बढ़ता है, इससे environment sustainability बढ़ता है। This playground prioritizes safety, inclusivity, cultural enrichment and environmental consciousness, ensuring an engaging and enriching experience for residents of all age। जितना समझ में आया उसके हिसाब से आप अपना कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास, अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो इजी वाला चुनिए, ठीक है। जैसे ये वाला टॉपिक काफ़ी इजी था, स्कूल बैग वाला, इस तरीके से आंसर होता है। अब है लिटरेचर सेक्शन, हाईएस्ट मार्क्स का 40 नंबर का। चलिए एक करके समझ लेते हैं। पहला है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे 2 एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला वाला लिखा है कि विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड गिवन डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। मतलब ये फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से है ये स्टैंजा, मतलब पैराग्राफ, और ऐसा मतलब वो जो छलांग लगाता है तो क्या होता है वो बताया हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, व्हाट इफेक्ट, क्वेश्चन ढंग से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स बिलो हैव ऑन द बेबी सीगल। सीगल पे क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इन लाइन से, ये नीचे 2 लाइन दिया हुआ है। लाइन कैसा है, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, नीचे एकदम अनकंट्रोल्ड वे में वो गिर रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, बहुत भयानक सा डर उसे पकड़ लेता है और उसका दिल थोड़ी देर के लिए थम जाता है। तो कैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इस लाइन से। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, एक्सिलरेट, ओवरवेल्म, एनर्जाइज और कन्फ्यूज। ये ऑप्शन अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लेते हैं कि आपको ये 2 वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है। अगर ये ऑप्शन देखें एनर्जाइज, तो क्या वो एनर्जेटिक फील कर रहा है क्या, तो उसका तो डर का मारे हालत ख़राब है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कन्फ्यूज नहीं है, वो काफ़ी डरा हुआ है। एक्सिलरेट का मतलब होता है टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना, क्या वो बहुत खुश है, नहीं। तो यहाँ से समझ में आ गया ऑप्शन नंबर बी होना है। लेकिन ये ओवरवेल्म का मीनिंग आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्लास 10 का लगभग सभी चैप्टर में ये वर्ड आपको मिलेगा। इसका मीनिंग होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन समवन, बहुत ज़्यादा फील करना किसी चीज़ को। ऑफन टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग देम फील हेल्पलेस एंड अनएबल टू कोप, हेल्पलेस फील करना या फिर इतना किसी चीज़ को फील करना कि उसमें एकदम खो जाना, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेबी सीगल ओवरवेल्मिंग मतलब फील इफेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये वर्ड याद रखिएगा, ओवरवेल्म। चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको याद करवाए थे। Number 2, how does the author's use of descriptive language enhance the narrative technique in the paragraph? ऑथर ने किस तरीके से इस जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो लैंग्वेज कैसे एनहांस कर रहा है इस पूरे पैसेज को, ठीक है। तो देखिए ऑथर ने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ किया है, क्लियरली पोर्ट्रेज द बेबी सीगल्स इंटेंस इमोशनल जर्नी, वो क्या फील कर रही है इमोशनली उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। फिर एंड फिजिकल सेंसेशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ऑथर ने यूज़ किया ये सब फ्रेजेस, मॉन्स्टर्स टेरर, विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर। इससे हम रीडर सेंस कर पा रहे हैं सीगल के एक्सपीरियंस को, इससे एनहांस हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है नैरेटिव्स इमोशनल इम्पैक्ट, मेक्स इट रियल फील हो रहा है, हमें खुद फील कर पा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रही होगी, ठीक है, वो बर्ड। चलिए इस तरीके से इसका आंसर जाता है। नेक्स्ट,
फिल इन द ब्लैंक है विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। चलिए, द यूज ऑफ द वर्ड रस्ट एड्स टू द सेंस ऑफ डैश इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे रस्ट वर्ड है इस पैराग्राफ में, तो ये कैसा फीलिंग, मतलब कैसा चीज़ अटैच कर रहा है, क्या फीलिंग दे रहा है ये, तो कहाँ है रस्ट, ये रहा। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर। विंड, हवा बहुत तेजी से उसके फेदर में एंटर कर रहा है, बहुत तेजी से, तो ये ऐड कर रहा है अ सेंस ऑफ स्पीड इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, हाउ डज द सीगल्स फीलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर। क्वेश्चन समझे, सीगल का एंड में जो फीलिंग है और जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो फीलिंग था उस पैराग्राफ के, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो बताइए। तो इनिशियली सीगल क्या, अगर ये पूरा स्टैंजा अगर आप देखें कि पहले तो छलांग लगा के वो कूद देता है, बहुत डर लगता है उसको, कुछ सुनाई नहीं देता, उसका दिल थम जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो फील करता है कि उसका पंख फैल चुका है और हवा तेजी से टकरा रहा है और पूरा सिर के बल नहीं गिर रहा है वो, अब वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड गिर रहा है। तो इनिशियली वो काफ़ी डरा हुआ था, फियर में था, और लास्ट में काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, वो एक्सिलरेटिंग फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, 1 मार्क्स का है। तो इनिशियल फीलिंग टेरर का था और एंड में सेंस ऑफ एक्सिलरेशन या फिर सेंस ऑफ फ्रीडम ये फील कर रहा है, एम्पावर्ड फील कर रहा है, एक्साइटमेंट फील कर रहा है, कोई भी एक वर्ड लिखने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्या तो ये स्टैंजा अटेम्प्ट करना था जो कि इजी था काफ़ी, या फिर ये दूसरा स्टैंजा है, देखिए भोली चैप्टर से, कि एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। टीचर बगल में खड़ी थी, टीचर ने उसको कैसे इनकरेज किया वो बताया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोन द टीचर इज अनलाइकली टू हैव यूज्ड इन द लाइन व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तुम्हारा नाम क्या है, तो टीचर का टोन इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो रीअश्योरिंग टोन है क्या, रीअश्योरिंग मतलब कंफर्ट प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना, तो टीचर का टोन ये था। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कंफर्टिंग, रिलीफ, कंसोलेशन प्रोवाइड कर रही है टीचर, तो ये भी टोन था। सेटलिंग, सेटलिंग मतलब मेक समवन फील स्टेबल और कंपोज्ड ऑफन आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। कोई एकदम घबरा जाए, बेचैन हो जाए तो उसको संतावना, शांत करना। तो टीचर क्या उसको शांत कर रही थी, नहीं, टीचर तो बस उसका नाम पूछ रही थी। कामिंग, रिड्यूसिंग एजिटेशन और एंग्जाइटी, किसी का टेंशन खत्म करना, रिलैक्स फील करवाना, तो ये उसका टोन था। सेटलिंग यहाँ पे टोन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए, सेटलिंग मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड फील कर रहा है, बेचैन हो गया, हताश हो गया, तो उसको समझाना बुझाना, उसको सेटलिंग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन नहीं था यहाँ पे। नंबर 2, हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट। ऑथर ने जो भोली क्या फील कर रही है वो बताया है, इससे कैसे इसका इस स्टैंजा का, इस पैराग्राफ का जो मतलब नैरेटिव है वो कैसे इन्हांस हो रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है वो बताना है, कैसे और अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। तो देखिए, ऑथर ने जिस तरीके से भोली का पर्सपेक्टिव को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इससे हम रीडर डीपली इम्पैथाइज कर पा रहे हैं उसके फीलिंग को ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। भोली कितना डरी हुई है, कितना इनसिक्योर फील कर रही है, इससे हम ये रीडर फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इम्पैथाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे इस नैरेटिव का मतलब इस स्टोरी का इमोशनल इम्पैक्ट इन्हांस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द वर्ड फ्लड इन द लाइन, टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। धड़ाधड़ आंसू गिरने लग गया। तो इसका मतलब भोली कैसे रो रही थी, अनकंट्रोलेबली या फिर अनइंटेंशनली। भोली अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोल तरीके से रो रही थी, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 4, हाउ डज द टीचर्स कंफर्टिंग डिमीनियर यानी बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट विद द बिहेवियर ऑफ द अदर गर्ल्स इन द क्लासरूम। टीचर का बिहेवियर और क्लास में बाकी लड़कियों का बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है वो बताइए। तो वही है, काफ़ी शार्प डिफरेंस है दोनों का बिहेवियर में। बाकी लड़कियां मॉक कर रही है, मजाक उड़ा रही है, जबकि टीचर कंफर्टिंग उसका बिहेवियर है। ठीक है, वाइल द अदर गर्ल्स लाफ, इससे भोली अशेम्ड और शर्म फील करती है, लेकिन टीचर का जेंटल एंड सूदिंग अप्रोच हेल्प्स टू ईज भोलीज डिस्ट्रेस एंड बिगिंस टू बिल्ड हर कॉन्फिडेंस। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से ये भी हमने निपटा लिया। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी
दो एक्सट्रैक्ट दिए हुए, उसमें से कोई एक, सॉरी मतलब पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट है ये, कोई दो पोएम से स्टैंजा दिए हुए, कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला टाइगर इन द जू, ये पोएम से है एक्सट्रैक्ट कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन वेलवेट ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट चूजेस टू से विविड स्ट्राइप्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग द कलर्स ऑफ द स्ट्राइप्स। टाइगर का जो स्किन पे जो पट्टी बना हुआ है उसको पोएट ने विविड स्ट्राइप्स बोल के डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसके जगह पर अगर पोएट कलर्स बोल देते कि येलो कलर ब्लैक कलर का स्ट्राइप था, ऐसा नहीं करके उन्होंने ये किया है, तो इससे इसका क्या रीज़न हुआ होगा? तो सिंपल रीज़न है, इससे पोएट जो है हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं ऑफ मतलब टू एम्फसाइज द स्ट्राइकिंग एंड लाइवली अपीयरेंस ऑफ द टाइगर्स स्ट्राइप, ठीक है, मेकिंग द इमेज मोर पावरफुल एंड अटेंशन ग्रैबिंग। अगर सिर्फ कलर्स स्टेट करते तो ये इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, समझे? ये आंसर होगा। नेक्स्ट, द टाइगर्स स्टॉकिंग सजेस्ट अ मूवमेंट दैट इज, टाइगर जो है उस पिंजरे में चल रहा है, तो ये कैसा मूवमेंट है? विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिज केज, वो ये कैसा मूवमेंट है वो बताना है। तो ये मूवमेंट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसे लिख सकते हैं। द टाइगर्स स्टॉकिंग सजेस्ट अ मूवमेंट दैट इज, वो कैसा मूवमेंट है? रेस्ट्रिक्टेड है, विद इन द कन्फाइंस ऑफ इट्स केस। रेस्ट्रिक्टेड या फिर रेस्टलेस भी लिख सकते हैं, जैसा इन्होंने मार्किंग स्कीम में दे रखा है, रेस्टलेस एक, या फिर कन्फाइंड है, कोई सा भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट कन्फाइंड है। नंबर 3, हाउ डज द पोएट री-इन्फोर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड इन्वायरमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशन। पोएट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन दोनों का बीच में कॉन्ट्रास्ट शो किया है। पोएट जो टाइगर है वो इंटरनली क्या फील कर रहा है, और जो इन्वायरमेंट में जो वो रह रहा है पिंजरा, इन दोनों में क्या मतलब कैसे कॉन्ट्रास्ट शो किया है पोएट ने, वो डिस्क्राइब कीजिए। तो देखिए, पोएट ने कई सारे फ्रेजेस इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि फ्यू स्टेप्स इस स्टैंजा में, कुछ ही कदम है का वो पिंजरा है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, समझ रहे, काफ़ी शांत से चल रहा है। तो ऑल्सो हाईलाइटिंग इट्स सप्रेस्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन विद द टर्म क्वाइट रेज। पोएट ने ऐसा कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल किया कि शांत है, काफ़ी गुस्से में है। तो इन सब तरीके से पोएट ने ये कॉन्ट्रास्ट शो किया है, समझे। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी फेमस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। 4 स्टैंजा आपको दे देंगे ABCD और बोलेंगे कि ऊपर वाला स्टैंजा से किसका राइमिंग स्कीम मिल रहा है। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम अगर आप देखें तो स्ट्राइप्स किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, केज रेज के साथ राइम कर रहा है। ये देख लेते हैं कि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन कहाँ पे राइम कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन में। तो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन देखा था, मॉर्न टू इट, नहीं राइम नहीं कर रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। लीन टू इट राइम नहीं कर रहे हैं। ग्रीन कीन, हाँ ये राइम कर रहे हैं। मॉर्न मेलोडी, ये भी राइम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दोनों में ऑप्शन है, कोई एक ही करना था आपको। ये है इस पोएम से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड विद अ टेरिफाइड येल्प फ्लेड विद अ टेरिफाइड, ऐसे करके चिल्ला के भाग गया। इंक बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ पे जाके छिप गया घर के एकदम निचले हिस्से में। और जो माउस था ब्लिंक, वो स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, वो अपने बिल में छिप गया। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द पोर्ट्रेयल ऑफ ब्लिंक इन द गिवन लाइन्स। ब्लिंक को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है वो बताइए। तो ब्लिंक क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रेटजी मतलब चालाकी से अपने बिल में जाके छिप गया। तो बताया गया है कि बिंग्स रिट्रीट इज पोर्ट्रेड एज कैलकुलेटेड एंड स्विफ्ट मूवमेंट टू सेफ्टी, ठीक है। द इमेजरी ऑफ ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्डिंग सजेस्ट a quick and calculated response to the perceived danger। डेंजर आने पे काफ़ी जल्दी से और समझदारी से वो छिप जाता है चालाकी से। हाईलाइटिंग ब्लिंक्स इंस्टिंक्चुअल सर्वाइवल स्किल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जब भी मुसीबत पड़े तो वो किस तरीके से भाग जाता है वो बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। जो भी चीज़ आप जानते हैं ब्लिंक के बारे में सिंपल है वो लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। द वर्ड पेल्ड इम्प्लाइज दैट बेलिंडा, बेलिंडा पेल हो गई, पीली पड़ गई, तो बेलिंडा
पेल हो गई, मतलब क्या हुआ, बिकेम वेरी फ्राइटेंड, काफ़ी डर गई, अलार्म्ड फील कर रही थी वो। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज पेंटेड बाय द पोएट थ्रू द लाइन इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो था घर के एकदम निचले वाले कोने में जाके छिप गया। तो इससे कैसा पिक्चर या फिर इमेज क्रिएट हो रहा है, तो बस वही बताना है कि स्लो एंड साइलेंट डिसेंट, चुपके से, धीरे से, चुपके से जाके सीढ़ी से नीचे उतर गया। या फिर एक सीढ़ी से नीचे इसलिए उतरा है टू अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू इटसेल्फ, कोई देखे ना, चुपके से वहाँ से निकल गया डेंजर सिचुएशन से। या फिर इंक सीकिंग सेफ्टी इन अ कॉशियस एंड इनकॉन्स्पिकुअस मैनर। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब जिसको आप ऑब्जर्व ना कर पाए, ठीक है, चुपके से निकल जाना। तो कोई भी एक आंसर आप लिख दीजिए कि इंक कैसे भागा वहाँ से। What kind of atmosphere is created through this line? कैसा एटमोसफेयर है? अर्जेंसी, हाँ यहाँ पे ऐसा एटमोसफेयर है। एप्रीहेंशन, डर का माहौल है। अनसर्टेनिटी, क्या होगा आगे पता नहीं, इसका भी माहौल है। मिस्ट्री, मिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है। एग्रेशन भी नहीं है, सब तो डरे हुए हैं। तो ये 1 2 3 सी हो जाएगा राइट आंसर, समझे? चलिए, तो ये सब आप देख रहे हैं कैसा इस टाइप का क्वेश्चन आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आप ये सब क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब पोएम को अच्छे से समझे है, और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, ये सब ऐसे री इन्फोर्स, कॉन्ट्रास्ट, कितनों को तो ये सब का मीनिंग ही मालूम नहीं होगा। वो सब बस समरी वीडियो देखने में बिजी रहेंगे, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो उसी जैसा क्वेश्चन आता है आजकल, उसी के लाइंस पे आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा पोएम को। चलिए, वो हो गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब है कुछ मतलब डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई 4 ही अटेम्प्ट करना है, और वर्ड लिमिट देखिए 40 से 50 वर्ड, ठीक है, 3-3 मार्क्स का है, तो उसी के हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन है, हाउ डज द इग्नोरेंस अबाउट मिसबिल एज अ क्रिएचर इन द अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ लंडन रिवील्स इनसाइट अबाउट पीपल्स परसेप्शन एंड नॉलेज रिगार्डिंग एनिमल्स। जब मिसबिल गया लंदन में, तो लोग उसको देख के बहुत रैंडम गेस कर रहे थे, है कि नहीं? तो ये लोगों के बारे में क्या बताता है, लोगों का कितना नॉलेज है एनिमल्स के बारे में, उसके ऊपर आप कुछ कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये शो करता है कि लंदन में जो लोग थे उनमें लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। पीपल आर अनफेमिलियर विथ ऑटर एज पेट। फिर डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर, लोग नेचर से कितना दूर है वो भी बता रहा है। अर्बन एरियाज़ में रह रहे के अर्बन लाइफस्टाइल में ये लोग कभी ऐसा एनिमल्स को देखे ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मिसकंसेप्शन हो रहा था स्टोरी में। फिर इससे ज़रूरत है नीड फॉर अवेयरनेस का भी, ये हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड रेस्पेक्टिंग एनिमल हैबिटेट। लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आंसर देना है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ अर्बन इन्वायरमेंट अफेक्ट परसेप्शन ऑफ एनिमल्स एंड द नीड फॉर अवेयरनेस। चलिए, तो मेन इसका 3 पॉइंट ही था, लैक ऑफ नॉलेज, डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर और नीड फॉर अवेयरनेस। नेक्स्ट, नंबर 2, हाउ डज द इमेजरी ऑफ ट्रीज मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन ट्रीज, ये जो पोयम था इसमें हम देखे थे कि ट्रीज घर से बाहर मूव कर रहे थे। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है द ब्रॉडर थीम्स ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम बताए थे इस पोयम को आप बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वह वुमेन के केस में, या फिर ऐसे जनरल ह्यूमन सेंस में भी कि आज़ादी पाना और ज़िंदगी में ग्रो करना ये कितना ज़रूरी है। तो ट्री का मूवमेंट से ये सब चीज़ कैसे हाईलाइट हो रहा है वो बताइए। तो देखिए, ट्री का जो मूवमेंट है वो सिंबलाइज कर रहा है नंबर 1 फ्रीडम, लिबरेशन पहले बोला गया था एक्सप्लेन करना, तो फ्रीडम उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है द ईयर्निंग, मतलब डिज़ायर फॉर लिबरेशन एंड ऑटोनॉमी। ट्री जो बाहर मूव कर रहे हैं घर से फॉरेस्ट की तरफ, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब शो करता है द डिज़ायर फॉर लिबरेशन एंड ऑटोनॉमी। सबको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक है। प्लस ये सेल्फ डिस्कवरी भी दर्शाता है। जर्नी टू द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटी। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तभी तो खुद को पहचान पाएंगे कि आपका कितना पानी में, कितना पे नहीं। तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ह्यूमन एक्सपीरियंस, दिस मूवमेंट मिरर्स, मतलब रिजेंबल्स द ह्यूमन क्वेस्ट, यानी सर्च टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स एंड पर्सनल लिमिटेशन, एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर ग्रोथ। चेंज लाना कितना जरूरी है लाइफ में, वो ये भी चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो इट हाईलाइट्स लिबरेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्टेपिंग इनटू द अननोन। जब आप, मतलब वही
स्टेपिंग इनटू द अननोन मतलब फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं आपके साथ क्या होगा, कोई नया अपॉर्चुनिटी मिला, उसको आप ग्रैब कर रहे हैं, वो अच्छा है कि नहीं वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये चीज़ ये ट्री का मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। पोस्टमास्टर का कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहला तो वो कंपैशन था, मतलब कंपैशनेट था। वो लेंचो का फेथ देख के काफ़ी टच्ड फील किया और उसको हेल्प करने का डिसाइड किया, ना कि इग्नोर करने का, ठीक है। क्रिएटिविटी भी शो करता है, काफ़ी अच्छा प्लान बना के पोस्टमास्टर ने लेंचो का हेल्प किया था, तो इससे उसका क्रिएटिविटी शो होता है। जेनरोसिटी, कितना दयालु है वो भी दिखाता है ये। कंट्रीब्यूटिंग हिज ओन मनी एंड इनकरेजिंग अदर्स टू डू द सेम रिफ्लेक्ट्स हिज सेल्फलेसनेस एंड एम्पैथी, ये शो कर रहा है। एंड रिस्पेक्ट फॉर फेथ, डिस्पाइट लेंचोज नेविटी यानी उसका भोलापन, ही ऑनर्स एंड सपोर्ट्स हिज बिलीफ सिस्टम। उसको पता था कि ये लेंचो बेवकूफ़ है, अजीब सा एक्सपेक्टेशन पाल लिया है गॉड से, लेकिन इसके बावजूद ही वो उसके फेथ को, उसके बिलीफ को रेस्पेक्ट करता है और उसका भगवान से विश्वास नहीं टूटने देता है, ठीक है। तो काइंड हार्टेड है, रिसोर्सफुल पर्सन है और रेस्पेक्टफुल पर्सन भी है पोस्टमास्टर। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्टमास्टर का। नेक्स्ट, नंबर 4, एनालाइज द नैरेटिव्स इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेइंग द टेंशन बिटवीन कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी एंड द एल्यूर ऑफ द अनफेमिलियर इन मैडम राइड्स द बस। ये जो स्टोरी है मैडम राइड्स द बस, इसमें दो चीज़ें, एक तो कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी, घर में रहना, कहीं बाहर नहीं निकलना, और एक है डिज़ायर ऑफ द एल्यूर मतलब अट्रैक्शन ऑफ द अनफेमिलियर, कुछ ऐसे चीज़ को एक्सप्लोर करना जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो ऑथर ने कैसे इन दोनों को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है इस स्टोरी में, वो बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, स्टोरी को ही हल्का सा लिख देना है यहाँ पे, ये रहा। इफेक्टिवली पोर्ट्रे, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है जो भी ऑथर थे हमारे, उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि वलीज yearning for freedom, yearning मतलब desire for freedom, her desire to ride the bus highlight her aspiration to escape her predictable daily life। जो डेली लाइफ है वो फेमिलियर है, और एक्सपीरियंस मतलब जो फेमिलियर है उससे हट के कुछ करने का, वो चीज़ दिखाया गया इस स्टोरी में। सिम्बोलिज्म ऑफ फेमिलियर वर्सेस अनफेमिलियर, द स्ट्रीट जो रास्ते हैं वो दिखा रहे हैं सेफ्टी एंड रूटीन, जबकि द बस था वो सिग्निफाई कर रहा है एडवेंचर एंड पॉसिबिलिटी, बस जर्नी, ठीक है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे ऑथर ने शो किया। वलीज इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन द कंफर्ट ऑफ द नोन एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अननोन, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस स्टोरी में दिखाया हुआ है। द कॉन्ट्रास्ट सक्सेसफुली कन्वेज द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद द अर्ज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ग्रोथ। कुछ नहीं, आपको इसको सिर्फ समझ लेना है, जितना समझ में आए कुछ वर्ड याद कर लेना है, जैसे ये पॉइंट सब, और उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको खुद से लिखना है, जितना समझ में आए उसके बेसिस पे। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में यही एग्जैक्ट आंसर लिख के आए, इतना याद करने बैठ जाए, इसका ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ समझिए, ये सब कुछ फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए, बस इसके बेसिस पे अपना आंसर खुद बिल्डअप कीजिए, पूरा आप याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन, समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन द पोएम एमेंडा। इस पोएम में कई जगह पे ब्रैकेट यूज किया हुआ था, तो ब्रैकेट क्यों यूज किया है वो बताया, पूछा गया है। तो इट शोज, जो ब्रैकेट है वो शो कर रहा है डिफरेंस बिटवीन व्हाट एमेंडा हियर्स एंड व्हाट सी इमेजिन्स, ठीक है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सी फील्स ट्रैप्ड इन रियलिटी एंड फाइंड्स फ्रीडम इन हर इमेजिनेशन। क्या इमेजिन करती है, मतलब उसका इमेजिनेशन दिखाने के लिए वो ब्रैकेट यूज किया गया था। सिंपल आंसर है, समझ ही गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़े अब लंबे क्वेश्चन, सॉरी ये अब दूसरा बुक से क्वेश्चन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से, कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 3 है उसमें से 2 करने हैं, वही 40 से 50 वर्ड और 3 मार्क्स का एक है। हाउ डज द मटिल्डाज डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ नेकलेस, द नेकलेस। ये जो स्टोरी है द नेकलेस, इसमें जो मटिल्डा का जो डिजायर था धन संपत्ति इकट्ठा करने का, उससे वो स्टोरी कैसे डेवलप हुआ वो बताइए। तो कुछ नहीं, मटिल्डा के बारे में थोड़ा बात लिख देना है। मटिल्डाज डिजायर लीड्स हर टू बोरो नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फ्रॉस्टियर टू अपीयर वेल्दी एट अ पार्टी, ठीक है। पहले वो नेकलेस बोरो करती है, फिर नेकलेस को खो देती है, फिर उनका दुख भरा जर्नी स्टार्ट हो जाता है उसको रिप्लेस करने में, इसी से उनका फाइनेंशियल रुइन हो जाता है।
हर डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट शेप द प्लॉट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, काफी अच्छा क्वेश्चन। जस्टिफाई द ओपिनियन दैट एब्राइड्स अर्ली सक्सेस वर इसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन साइंस। एब्राइड के बारे में हमने देखा था, ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी समझदार स्टूडेंट रहा है, ठीक है। छोटे एज से ही उसने सक्सेस पाना शुरू कर दिया था। तो ये छोटे छोटे सक्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ज़रूरी था ये आगे चल के वो जो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना उसमें। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आप खुद अगर सोच रहे होंगे कि आपको तो जो भी, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी देंगे, आईएएस आईपीएस, बड़े ऑफिसर बनेंगे, जो भी जॉब करेंगे, कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा आपने, तो आप सोच रहे होंगे उसमें मेरा क्लास 10 का क्या ही रोल, बाद में चल के अच्छा मेहनत कर लेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे और हो जाएगा। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि छोटे छोटे सक्सेस पाना कितना ज़रूरी है। देखिए आंसर देखिए, ये क्रूशियल थे। सबसे पहले छोटे छोटे जो सक्सेस है, अर्ली सक्सेस, वो क्रूशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन साइंस। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे विक्ट्रीज उसको मोटिवेट किया, ठीक है। वैलिडेटेड हिज टैलेंट, उसमें टैलेंट है ये बात उसको पता चला। अगर आप अभी क्लास 10 में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप में पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 90% से ज़्यादा लाएंगे तो आगे चल के जीवन में कभी भी, ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद, आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगा कि आपने क्लास 10 में अच्छा स्कोर किया था, मतलब आप में पोटेंशियल तो है, तो आप में टैलेंट है, इस बात का प्रूफ हो जाएगा ये छोटे अचीवमेंट से। क्या आपने ये कर रखा था क्लास 10 में तो आप अभी भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वैसे ही एब्राइड का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा छोटे छोटे सक्सेसेस से। स्ट्रेंथन हिज पैशन फॉर साइंस, साइंस के प्रति उसका लगाव बढ़ गया। और एंड इनकरेज द कम्पिटिटिव स्पिरिट, ये सभी तरीके से आगे चल के वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना। समझे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। हाउ डज द बुक दैट सेव द अर्थ, ये जो स्टोरी है, इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ सैटारिकल साइंस फिक्शन। इसमें सटायर कैसे है वो बताइए, कैसे व्यंग कसा गया है, कैसे मजाक उड़ाया गया है वो बताइए। तो देखिए इसमें सैटारिकल ह्यूमर भी है, व्यंग कस के मजाक, मतलब हंसी वाला माहौल क्रिएट किया गया है विथ साइंस फिक्शन। समझ गए? इट यूजेस एक्साग्रेटेड मार्शियन कैरेक्टर्स, बढ़ा चढ़ा के जो मार्शियन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, इससे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन का जो सोशल नॉर्म्स है उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। मार्स पर, प्लैनेट पर रहने वाले लोग ह्यूमन्स को क्रिटिसाइज किए हैं इस स्टोरी में। काफ़ी ह्यूमरसली पोर्ट्रे किया है देयर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ कल्चर। द प्ले हाईलाइट्स थीम्स ऑफ इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल डिफरेंस। ये 3 थीम है इस स्टोरी में, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और कल्चरल डिफरेंस का। थ्रू अलग अलग सिचुएशन से ये थीम हाईलाइट किया है। इट्स फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, ये जो स्टोरी है फ्यूचरिस्टिक है। एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन इनहैंस इट्स साइंस फिक्शन अपील। समझ गए? मतलब साइंस से जुड़ा हुआ है तो स्पेस वगैरह और फ्यूचर के में ये ऐसा ऐसा होगा, इससे साइंस का, फिक्शन का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ जा रहा है। कुछ इस तरीके से आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, अब आइए थोड़े लंबे क्वेश्चंस पे। यह है 100 से 120 वर्ड में आंसर करना है आपको। 2 है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। बोथ पोएम्स, एक है डस्ट ऑफ स्नो, एक है फायर एंड आइस, यूज कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर to convey their respective messages about life and human emotions, but they do it differently. दोनों में देखिए, दोनों में नेचर का इस्तेमाल किया गया है लाइफ और ह्यूमन इमोशन को दिखाने के लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इस चीज़ को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों पोएम में वो बताइए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी है कि दोनों पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, बोथ यूजेज नेचर टू कन्वे मैसेजेस अबाउट लाइफ एंड इमोशंस बट इन कॉन्ट्रास्टिंग वे। ये तो क्वेश्चन से ही आया। डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट्स लाइट एंड serene imagery showing how small movements in nature like snow falling from a hemlock tree can uplift the spirit and bring positivity. छोटा सा इवेंट नेचर में होने से हमारा मूड कैसे चेंज हो जाता है वो बताया गया है। इट emphasizes renewal and gratitude for life's simple joy. समझ गए? ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, इसमें इंटेंस इमेजरी का यूज़ किया है फायर एंड आइस का टू सिंबलाइज डिज़ायर एंड हेट्रेड। ये दोनों चीज़ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है। इट एक्सप्लोर्स हाउ दीज इमोशंस कैन नॉट ओनली हार्म इंडिविजुअल बट पोटेंशियली डिस्ट्रॉय, पूरा ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है ये दोनों फोर्स। तो डस्ट ऑफ स्नो फोकस करता है पॉजिटिविटी और रिन्यूअल पे कि छोटा सा इवेंट हुआ नेचर में, उससे हमारा मूड कैसे चेंज हो सकता है।
और फायर एंड आइस हाईलाइट करता है डार्कर इमोशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जो डिजायर और हेट्रेड है, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो बताया गया इस पोएम में। इस तरीके से आंसर करना है। दोनों पोएम के बारे में थोड़ा थोड़ा बात लिख देना है, काम खत्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर दो स्टोरी उठाया गया है, फॉर एन ग्रिगरी और द सर्वन एट बनारस। ग्रैपल विद द आइडिया दैट एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग एंड सब्जेक्ट टू डीके। ये दोनों ही स्टोरी में बताया गया है कि जो बाहर का चीज़ है, बाहर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर फीचर्स है, वो फ्लीटिंग है, वो आएगा और जाएगा, चेंज होता रहता है और कभी न कभी जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों स्टोरी में क्या सिमिलैरिटी है उसको बताइए। तो देखिए, फॉर एन ग्रिगरी इसमें बताया गया है कि कोई भी इंटरनल ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा, सब बाहरी फीचर देख के, सुंदरता देख के प्यार करेंगे। और द सर्वन एट बनारस, इसमें मौत का कितना सच्चाई है वो बताया गया है। पोयम ये जो है फॉर एन ग्रिगरी, ये इलस्ट्रेट करता है थ्रू, इसमें ये चीज़ बताया गया है थ्रू एन्स ब्यूटी, वेयर द स्पीकर emphasizes हाउ फिजिकल अपीयरेंस लाइक हर गोल्डन हेयर इज इम्परमानेंट एंड सेकेंडरी टू इनर क्वालिटी। ये सब चीज़ इम्परमानेंट है, चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या है, इनर क्वालिटी है। उसी तरीके से जो स्टोरी है द सर्मन एट बनारस, इट कन्वेज द बुद्धाज टीचिंग्स अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मौत से कोई बच नहीं सकता, एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। बोथ टेक्स्ट अर्जेस रीडर टू लुक बियॉन्ड द टेम्पोररी, वेदर इट इज़ ब्यूटी और लाइफ इटसेल्फ। जो दिख रहा है उसके अलावा भी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये दोनों ही पोएम में बताया हुआ है, सॉरी एक स्टोरी और पोएम में बताया हुआ है। और फोकस कीजिए इनर ट्रूथ पे एंड इंड्यूरिंग वैल्यूज पे। दे चैलेंज द अटैचमेंट टू एक्सटर्नल फीचर्स एंड इनकरेज डीपर कंटेम्पलेशन, मतलब थिंकिंग ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ। बस मतलब ये लिखने का तरीका है, आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आपको सिंपली क्या करना है, इसका थोड़ा सा बात लिख देना है कि इस पोएम में क्या मेन मैसेज है, और इसका थोड़ा सा बात लिख देना है कि इसमें क्या मेन मैसेज है। आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आंसर होता है। नेक्स्ट, अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक करना है, वही लॉन्ग क्वेश्चन। पहला, इवेलुएट हाउ ग्रिफिन्स कैरेक्टर इज शेप्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एम्बिशन, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक परसूट एंड द रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी ही फेसेस। ग्रिफिन का कैरेक्टर के बारे में लिखना है, इतना तो पता चल गया, लेकिन इन 3 पॉइंट पे लिखना है। एक है पर्सनल एम्बिशन, उसका चाह था, उस चाह का वजह से उसका कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा वो बताइए। साइंटिफिक परसूट, जो उसने साइंटिफिक डिस्कवरी किया था उससे क्या इफेक्ट पड़ा उस पर वो बताइए। और जो सोसाइटी का रिएक्शन था उससे क्या इफेक्ट पड़ा उसका कैरेक्टर पे वो बताइए। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पर्सनल एम्बिशन से। तो ग्रिफिन इज डीपली मोटिवेटेड बाय हिज डिजायर टू अचीव साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, शोकेसिंग हिज हाई इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड डेडिकेशन। ही विलिंगली, अपने मर्जी से खुद को आइसोलेट कर लेता है टू फोकस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, इंडिकेटिंग अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पर्सनल गोल ओवर सोशल और एथिकल कंसिडरेशन। उसका खुद का शौक था कुछ ऐसा डिस्कवरी करना जो सबसे अलग हो, तो इससे ये कैरेक्टर उसका रिवील होता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज होने में बिलीव नहीं करता है, पहले वो पर्सनल गोल पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो उसने साइंटिफिक डिस्कवरी किया उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला उससे उसका कैरेक्टर कैसे शेप होता है वो बताइए। तो जब वो इनविजिबल हो जाता है, इससे वो काफ़ी फिजिकली वल्नरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चोरी करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है फॉर बेसिक सर्वाइवल। अगर गर्मी चाहिए, खाना चाहिए, तो उसको छोटा मोटा काम के लिए भी चोरी चकारी करना पड़ रहा है। द स्टेट ऑफ इनविजिबिलिटी लीड्स टू पैरानोइया। पैरानोइया मतलब ऐसा सोचना है कि बाकी सब लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है, ऐसा फीलिंग को पैरानोइया कहते हैं। एंड डिसकनेक्शन फ्रॉम ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ऑल्टरिंग हिज परसेप्शन एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। समझ गए, वो वर्ल्ड को पूरा गलत समझने लग गया, ऐसा कुछ हुआ। फिर सोसाइटी का जो रिएक्शन वो फेस करता है उससे उसका कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सोसाइटीज इनिशियल रिएक्शन इज अ मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड फियर। इनिशियली तो लोग काफ़ी क्यूरियस थे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन ये रिएक्शन तुरंत चेंज हो गया टू हॉस्टिलिटी। लोग काफ़ी गुस्सा हो गए क्योंकि ग्रिफिन काफ़ी हार्मफुल होते जा रहा था। एज ग्रिफिन बिकम्स मोर एग्रेसिव एंड सोसाइटी मोर फियरफुल, अ साइकिल ऑफ अग्रेशन एंड रिटेलिएशन डेवलप्स, फर्दर एलिनेटिंग हिम। ग्रिफिन जैसे ही और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, सोसाइटी और डरे जा रहा था। तो एक तरफ ग्रिफिन गुस्सा दिखा रहा है, सोसाइटी फिर उसका जवाब दे रहा है, तो इसका एक साइकिल क्रिएट हो गया। इससे वो सोसाइटी से और कटता चला गया, मतलब और नेगेटिव इमेज बनता गया उसके मन में सोसाइटी को लेके।
और नेक्स्ट, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स अबाउट हिज कंडीशन एंड नीड्स डीपन्स हिज रिसेंटमेंट एंड इस्ट्रेंजमेंट। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, सबसे अलग फील करता है, फ्यूलिंग हिज हॉस्टाइल बिहेवियर। वो और भी ज़्यादा हॉस्टाइल, मतलब और भी ज़्यादा नफरत से सबको देखता है और ट्रीट करता है। इस तरीके से आंसर देना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट हाउ जेम्स हैरियट्स कैरेक्टराइजेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ रेस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप एंड एनिमल वेलफेयर। ये जो पहला स्टोरी था, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें ये थीम है कि पेट ओनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबली करना पड़ेगा, कुछ जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और एनिमल का भला करना पड़ेगा। तो ये थीम कैसे मतलब हाईलाइट हो रहा है, कैसे जेम्स हैरियट कैसे इस थीम को पूरा कर रहे हैं वो बताइए। मतलब जेम्स हैरियट के कैरेक्टर के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, इनको स्टोरी में दिखाया गया है एज अ कंपैशनेट लेकिन फर्म वेटरनरी सर्जन। कंपैशनेट तो है, ये लोगों का फीलिंग समझते हैं, एनिमल का फीलिंग समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी फर्म भी है। एनिमल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसको अच्छे से जानते हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं। सबसे पहले हैरियट्स कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, ये शो होता है थ्रू आउट द नैरेटिव, थ्रू स्टोरी में ये देखने को मिलता है। जेन्युइनली केयर करते हैं अबाउट ट्रिकीज वेलबींग एंड इज विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर डॉग रिसीव्स द केयर एंड अटेंशन इट नीड्स। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। दिस कंपैशन रिफ्लेक्टेड इन हिज इंटरेक्शन विद मिसेस फम्फ्री, इनसे बात करते वक्त उनका कंपैशन दिखता है। वेयर पेशेंटली एडुकेट्स हर अबाउट प्रॉपर पेट केयर एंड एडवोकेट्स फॉर ट्रिकीज हेल्थ। वो मिसेस फम्फ्री जो काफ़ी लाड दुलार करती हैं अपने कुत्ते को, तो ये देखते हैं जेम्स हैरियट, ठीक है, ये बात को समझते हैं, लेकिन तभी भी काफ़ी पेशेंस के साथ उनको समझाते हैं कि आपका लाड दुलारी उसको बिगाड़ रहा है, अच्छे से केयर कीजिएगा, और ट्रिकी का हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। Harriet's emphatic approach stresses the importance of treating animals with kindness and consideration, which aligns with the theme of responsible pet ownership. तो ये थीम ये हाईलाइट करता है, ठीक है, ये सब पॉइंट। नेक्स्ट, Harriet's firmness highlights his commitment to advocating for the best interest of the animals under his care. एनिमल वेलफेयर वो कैसे करते हैं देखिए, वो फर्म भी है, स्ट्रिक्ट भी है कोई कोई मामला में जब जानवर का बात आए तो। Despite Mrs. Fumfrey's initial reluctance to acknowledge Tricky's health issues, Harriet remains steadfast in his recommendation for dietary and lifestyle changes. जो मिसेस फम्फ्री थी इस बात को मानने से इनकार कर रही थी कि उनका लाड दुलारी कुत्ते का हेल्थ बिगाड़ रहा है, ट्रिकी का, लेकिन तब भी हैरियट इस बात को लेके काफ़ी अड़े रहे कि उनका रिकमेंडेशन फॉलो किया जाए। हिज फर्म येट कंपैशनेट डिमीनियर यानी बिहेवियर shows the importance of setting boundary and making tough decision for the well-being of pet. ठीक है, और this aspect of Harriet's characterization reinforces the theme of responsible pet ownership by emphasizing the need for owners to prioritize their pet's health and welfare above personal indulgence. सिंपल है, जो आपने स्टोरी में समझा है वही सब पॉइंट यहाँ पे लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप भी इतना टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको समझ लीजिए और अपने तरीके से लिखिए, आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये पूरा जो सैम्पल पेपर था वो एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और पता चला होगा कि आज का टाइम में सिर्फ समरी देखने से काम नहीं चलेगा और चैप्टर को गहराई से समझना पड़ेगा, और नया टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है इससे आपको फेमिलियर रहना पड़ेगा। तो ये सभी जो चैप्टर्स हैं इन सबको हम डिटेल में पढ़ा रखे हैं, NCERT पूरा एक्सप्लेन करके रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड किए हैं और ये सारा चीज़ वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाकर एक बार देखिएगा, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये सब क्वेश्चंस आपको नया नहीं लगा होगा, आप कर पा रहे होंगे, मतलब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी आंसर लिखने का तरीका तो आपका अपना है, आप बस समझ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्या लिखना है वो अपने तरीके से लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर और मार्किंग स्कीम का आंसर हूबहू मैच करे, ठीक है। और ये जो पूरा PDF है, जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम जो भी लिख रखे हैं ये सब पूरा लिखा हुआ PDF डाउनलोड करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और CBSE ने जो ऑफिशियल जो मार्किंग स्कीम रिलीज़ किया है उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर पूरा आंसर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल पे क्लास 10 से रिलेटेड। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपको हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया,
इंग्लिश हो गया, चारों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा के रखे हैं। अभी भी अगर आपको फील हो रहा है कि आपका प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल पर नहीं है, तो हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि एक बार आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए और तब आप खुद ही डिफरेंस फील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। कुछ डाउट अगर कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर करने का। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।